हेलो 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 परिश्रम बैच में मार्डियल लाल्स का क्या हाल चाल। स्वागत है एक और रे ऑप्टिक्स के लेक्चर के अंदर। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही हो, वीडियो भी दिखाई पड़ रही है तो जल्दी से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर दीजिए। फटाफट फटाफट जल्दी से मतलब आग वाग लगा दो, जल्दी जल्दी फटाफट। यस यस, बेला चाओ बेटा, बेला चाओ बेला चाओ। बेला चाओ मतलब बाय नहीं है बेटा, बेला चाओ मतलब हाय है, हाय है ना। चाओ के साथ सिस्टम यह है कि हाय पे भी चाओ बोलते हैं, बाय पे भी चाओ बोलते हैं, ठीक है ना। उनका हाय बाय एक जैसा है। कंफ्यूजिंग नहीं है कितना ज्यादा है इटली वालों का थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है मामला, है हाय बोल रहे कि बाय बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, है ना। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए बहुत बढ़िया, आग लग चुकी है, क्या बात है क्या बात है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगभग 1.5-2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। तो इसलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्टार्ट। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, मिसयूज करिए हमको। हमको भी लग रहा है अब तुम हमको मिसयूज ही कर रहे हो, है ना। सही से यूज नहीं कर पा रहे हो तुम, मिसयूज ही कर दे रहे हो, है ना। मान जाओ मान जाओ, मान जा, मान जा बेटा, खतरनाक है, मैं बहुत खतरनाक है, मान जा। चलो बीच में ऑन करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, बीच में ऑन करूंगा, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 7 है। सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए कल मैंने कुर्बान कर दी थी हमारी क्लास के कुछ आखिरी का कुछ समय। जे का हो गए हो भाई, जे का हो गए हो। लेंस मेकर्स फार्मूला, अब ठीक है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि कल मैंने कुछ समय इसके लिए कुर्बान कर दिया था। मैंने कहा जाओ ऐश करो, तू भी क्या जिएगी जिंदगी सिमरन जो मैं तुझे जियाऊंगा, तो इसलिए मैंने तुमको जाने दिया। मैं कहा जा जी ले, कल करा दूंगा लेंस मेकर, ठीक है ना। तो आज वो दिन आ गया है कि लेंस मेकर करना पड़ेगा हमारे को, लेंस मेकर करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ऐसी डेरिवेशन जो कि लास्ट है। इसके बाद थोड़ी बहुत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेरिवेशन आती है, लेकिन वो लंबी चौड़ी नहीं है। ये आखिरी ही लंबी डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगी, और उतनी लंबी है भी नहीं है, मैं आपको बताऊं 4-5 स्टेप की है बस। ये 4 to 5 स्टेप्स लगेंगे आपको लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन करने में, क्योंकि इसके लिए वो वाला फॉर्मूला यूज होता है, पिछला वाला जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाला, जो मैंने आपको याद भी करवाया था, है ना। जो मैंने अपने तरीके से आपको याद भी करवाया था, जैसे मैं याद रखता हूं वैसे मैंने आपको याद भी करवाया था। तो वही लगा करके लेंस मेकर को अपन डिराइव करेंगे, ठीक है। और फिर लेंसेस के ऊपर आज बात पूरी खत्म करेंगे, पावर ऑफ द लेंसेस के साथ, ठीक है। फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक बचेगा, उसमें एक क्लास लगेगी, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक तो नहीं बच गए हैं कहीं पर, हो सकता है छोटी मोटी कुछ चीजें रह गई हो। चैप्टर पूरा एक बार देखना पड़ेगा मुझे एनसीईआरटी, वैसे जितना मुझे ध्यान है मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, पर फिर भी कोई एक आधी चीज छोटी मोटी हो सकती है जो रह गई हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हो लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक अगर होगा तो वो मैं लेकर के आऊंगा, और अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा सीधा, ठीक है ना। तो देखेंगे ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो बाद में इसको जज करते हैं अपन, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल यार हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी जैसे जूता बनाने वाले को शू मेकर कहते हैं, ऐसी लेंस बनाने वाले को लेंस मेकर कहते हैं। तो लेंस मेकर जो होता है वो क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करके लेंस को बनाता है। अब तुम बोलोगे सर वो तो कांच का इस्तेमाल करता होगा, सर वो तो हथौड़े का, सर छेनी का इस्तेमाल करता होगा। बात तो आपकी सही है, टूल्स की बात नहीं हो रही है, टेक्निकल बात हो रही है। टेक्निकल चीजों में वो क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करता होगा, ठीक है ना। तो उसको लेकर के बात यहां पर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि भाई उसके औजार कौन कौन से लगेंगे, औजारों की बात नहीं हो रही है बेटा। औजारों के थ्रू तो वो टेक्नीशियन से काम करवाएगा, वो खुद तो इंजीनियर होगा ना। तो इंजीनियर जानता है टेक्निकलिटीज, तो आपको टेक्निकलिटीज जाननी है। अगर टेक्नीशियन बनना होता तो फिर आपको औजार चलाने आने चाहिए थे। जो टेक्नीशियन होता है, जो डिप्लोमा होल्डर होता है, वो औजार खुद चलाता है। जो इंजीनियर होता है उसको औजार चलाना आता होता है लेकिन चलाता नहीं है, वो चलवाता है, समझ गए ना। किसी भी फैक्ट्री में अगर आप देखोगे जाकर के, मेरा एक फ्रेंड है वो मदरसन सुमी में काम करता था। मदरसन सुमी शायद आपने सुना होगा, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था वो, मैकेनिकल इंजीनियर आज भी है वो, आज भी पाइपलाइन डिजाइन करता है वो। तो वो मदरसन सुमी के लिए काम करता था, बहुत बड़ी कंपनी, आप सर्च करना मदरसन सुमी, ठीक है ना। तो अभी मदरसन और सुमी अलग अलग हो गए,
मदरसन यहां की कंपनी थी, सुमी बाहर की, जापान की कंपनी थी, ऐसे कुछ मिला करके इन्होंने एक वेंचर बनाया था। जैसे मारुति सुजुकी है ना, तो मारुति सुजुकी फिर अलग अलग हो गए दोनों, ऐसी हीरो और होंडा फिर अलग अलग हो गए, ऐसी मदरसन सुमी ऐसे करके वो वेंचर बनाया था इन्होंने। तो वहां पे वो काम करता था। तो वो था इंजीनियर, उसके नीचे थे टेक्नीशियन, 10 टेक्नीशियनों की टीम लीड करता था वो, ठीक है ना। अभी तो वो अमेरिका चला गया, अब वहां पे नेस्ले कंपनी में, नेस्ले तो सुना ही होगा आपने, जो वो मैगी वैगी आती है नेस्ले की, वो उधर चॉकलेट वॉकलेट भी आती है, ठीक है ना। तो वो वहां काम कर रहा है, वहां पर भी वो इंजीनियर ही है अभी, मतलब टीम लीड है। तो टीम लीड के नीचे जो टीम होती है वो टेक्नीशियन की टीम होती है, या जूनियर इंजीनियर होते हैं, या तो जेआरस होंगे या फिर टेक्नीशियंस होंगे। तो उन्हीं के हाथों से काम करवाया जाता है, जो हाथ के काम होते हैं वही करते हैं, ठीक है ना। तो उनसे ऊपर आता है इंजीनियर, जो प्लान आउट करता है चीजों को कि इसमें क्या मटेरियल डलेगा, ठीक है ना, किन चीजों की यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है चीजें, तो वो सब इंजीनियर डिफाइन करता है। तो यहां पर जो लेंस मेकर है वो ये मत समझना कि भाई वो कांच रगड़ने वाला कोई आदमी होगा, उसकी बात हो रही है, नहीं, टेक्निकल बातों की बातें चलेंगी यहां पर, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि लेंस कैसे बनाया जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूले में लेंस मेकर किस फॉर्मूले का यूज करता है लेंस को बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होती है ये समझो, और उससे पहले ये समझो कि मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, थोड़ी सी यादों की बारात देना चाहता हूं क्योंकि वो यूज होगा यहां पे, थोड़ी सी यादों की बारात देता हूं, वो यहां पे यूज होगा। मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो, अगर कोई ऐसा सरफेस है और बाहर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अंदर में कहीं इमेज बन रही है, ठीक है ना, याद है, बाहर में ऑब्जेक्ट है, अंदर में क्या है, इमेज है ना। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, ठीक। तो यहां से रे जाएगी और जाकर के ऐसे मिल रही थी, ये वाली सीधी जा रही थी, कुछ ऐसे ही था ना कल वाला फोटो। कल वाला फोटो याद है आपको, फोटो याद होनी चाहिए, फोटो थोड़ा सा माइंड में रखा करो, अपने फोटो को अपने माइंड में रखा करो, और जब भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला हो ना उससे 5 मिनट पहले जस्ट पन्ने पलट के देख लिया करो क्या क्या पढ़ा था। ये एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है ना, ये एक सीरियस बच्चे की पहचान होती है कि वो सीधा आकर के यूं बैठ नहीं जाता लेक्चर में, आओ सर जी पढ़ाओ, क्या बताने आए हो बताओ, ऐसा नहीं, ऐसा एटीट्यूड ठीक नहीं है। आपको कम से कम 5 मिनट पहले एक बार पन्ने पलट के देखना चाहिए कि पिछले क्लास में क्या बता, फटाफट रिकॉल होती जाती सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए जो हाँ मास्टर बता आज क्या बताने आया है वाले एटीट्यूड के बच्चे हैं, उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इमेज अंदर बन रही होती है ना। तो बाद वाला माइनस पहले वाला हमेशा ये यूज करते हैं ना। तो मैंने ऐसे कहा था कि इसको इस तरीके से याद रखो, μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लिया, याद है ना, 2 बार लिख लिया। इसके नीचे भी डिवाइड, इसके नीचे होल का डिवाइड, है ना, याद आया। अच्छा ये बाद वाला है, बाद में मतलब इमेज बनी है, बाद में इमेज बनी है तो आपको इमेज डिस्टेंस नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। पहले क्या था, पहले ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नीचे लिखना पड़ेगा, याद आया। और यहां क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कौन सा है, वो इधर वाला है, क्योंकि ये इधर घुमा हुआ है, ये इस तरफ को घुमा हुआ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां होगा, यहां थोड़ी ना होगा, इधर थोड़ी ना, आर होगा, आर तो उधर होगा, बात सही है कि नहीं, आर उस तरफ होगा। तो भाई इस चीज को यूज करने वाले हम लोग, ये यादों की बारात थी, ठीक है ना, इस चीज को हम लोग यूज करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाने में, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या करना है आपको। यादों की बारात दे दी मैंने, रिवीजन दे दिया, अब सीखेंगे इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। देखो हम यहां पर जो लेंस यूज कर रहे हैं वो एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं प्यारा सा, क्योंकि इसी पे डेरिवेशन आपको ज्यादातर किताबों में मिलेगी, ज्यादातर किताबें देखोगे यही वाली डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगी। ये हो गई भाई, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना। चलो बहुत है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। यहां कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा बीच में, ठीक, ओके डन। अब आप क्या करोगे, आप यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखोगे, है ना। हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं पॉइंट साइज्ड, लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है ना, हाइट वाला ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम है ओ, ठीक है। तो फिर ये ओ लिया है तो इसको पी ले लेता हूं यार मैं, है ना, इसको पी ले लेता हूं क्योंकि इसको ओ ले रहे हैं ना, तो इसको पी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पी ले लिया, इसको पोल मान लो, चलो आप जो जो मर्जी बोल लो, बोलने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, है वो ऑप्टिकल सेंटर ही। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक। अब ऑब्जेक्ट से आपने रे निकाली है, देखो रे के साथ एक्चुअली में घटता क्या है मैं आपको ये बताता हूं। रे के साथ होता क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट से रे डालते हो मेरे बच्चे, तो सबसे पहले ये वाला सरफेस उसके साथ टकराता है। पहले कौन सा सरफेस टकराया, सरफेस नंबर 1 टकराया। कौन सरफेस नंबर 1 है, ये वाला, ये सरफेस के साथ पहले टक्कर होती है, ये सरफेस के साथ पहले टक्कर होगी। क्या बात समझ रहे हो, क्या बात समझ रहे हो, है ना। और असल में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये 2 सरफेस से मिलकर बना हुआ है, एक सरफेस ऐसा है, दूसरा सरफेस ऐसा है। आप समझ रहे हो बात को, आप समझ रहे हो बात को। एक सरफेस इस रे के लिए, समझिएगा,
इस रे के लिए एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा है जिससे इसकी टक्कर हो रही है, ठीक बात, और दूसरा सरफेस ऐसा होगा जब इससे इसकी टक्कर होगी, है ना, जब रे की इससे टक्कर होगी दूसरा सरफेस ऐसा होगा। क्या बात समझ में आती है? ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक बात है। अब सुनना पूरी बात, अब सुनिएगा जरा पूरी बात कि हो क्या रहा है, सिस्टम क्या है भाई। ये पहला सरफेस है जिसके ऊपर रिफ्रैक्शन हुई, ठीक। तो मुझे एक बात बताना, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लेता हूं, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इधर का भी म्यू1, ठीक है ना। सराउंडिंग का म्यू1 ले लिया, अंदर का अभी सब लेट वेट सब कंसिडर सब लिख दूंगा, टेंशन ना ले। अंग्रेजी और थ्योरी पूरी लिखूंगा, मैं हमेशा लिखता ही आया हूं और इस चैप्टर में जरूरी भी है क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंटेंस है, बड़ी खतरनाक डेरिवेशन है, तो फिर लिखना पड़ता ही है। तो बाहर म्यू1 और अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 है। तो रेयर से डेंसर जा रहा है, ये बात पक्का है, ये बात पक्की है, रेयर से डेंसर जा रही है, ठीक। अब मेरे बच्चे, अगर रेयर से डेंसर जा रही है, ठीक, रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा ना, ठीक है। सरफेस ऐसा है, ध्यान से देखियो, सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा होगा, पक्की बात, पक्की बात, हां सर नॉर्मल ऐसा होगा, ऐसा नॉर्मल बनेगा। कोई दिक्कत? ये नॉर्मल बन गया, ये बन गया एंगल आई, है ना, ये आपका एंगल आई हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, जो रे है वो किस तरफ मुड़ेगी भाई बताओ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, बस इतनी सी बात बता दो मुझे। ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि अवे बेंड होगी? भाई साहब टुवर्ड्स बेंड होगी, तो ये बेंड होके ऐसे जाएगी, है ना, ये बेंड होके ऐसे जाएगी। पर मुझे एक सीधी सी बात बता बेटा, मुझे एक सीधी सी बात बता, क्या ये अपने इस वाले पाथ को कंटिन्यू कर पाएगी? क्या ये अपने इस वाले पाथ को, हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? क्या ये अपने इस वाले पाथ को कंटिन्यू कर पाएगी, जिस पाथ पर ये जाना चाह रही है? ये कुछ ज्यादा ही मुड़ गया, थोड़ा कम मोड़ देते हैं ताकि वहां पे दिखे, है ना, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस को। आजा भाई, आजा, आगे आजा, आजा। हाँ भाई, मेरी बात कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? देख, अगर ये वाला सरफेस ना होता, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 2 ना होता, तो फिर ये वाली रे क्या यहां जाती? हाँ है ना बोल, हाँ है ना बोल, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे निकली, इस सरफेस से, 1 नंबर सरफेस से क्या करी, रिफ्रैक्ट करी, और रिफ्रैक्ट करके इस पाथ को कंटिन्यू करती और बेचारी यहां कहीं बनती। हाँ या ना, हाँ या ना बोल, बनती कि नहीं बनती? सर बिल्कुल बनती, बनती बनती बनती, इसको हम इमेज बोलते, लेकिन ये हमारी इमेज ना बन पाई, इसको आई डैश बोल देते हैं क्योंकि इट इज नॉट द फाइनल इमेज। यहां हमारी इमेज नहीं बन पाई ना, क्यों नहीं बन पाई? क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि दूसरा सरफेस भी आके खड़ा है, सरफेस नंबर 2 भी आके रास्ते में खड़ा है। तो ये जो एक्चुअल में रे है वो यहां से ऐसे निकल ही नहीं पाई, इसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ये वाला सरफेस भी खड़ा है, और जब ये सरफेस खड़ा है तो अब ये डेंसर से रेरर जाएगी। ध्यान समझना, ध्यान से समझना, अब ये डेंसर से, ये रेरर से डेंसर गई है पहले, अब डेंसर से रेरर जाएगी। तो जब डेंसर से रेरर जाएगी तो भाई अब यहां पर नॉर्मल क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। देखो भाई, ये सरफेस ऐसा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, है ना, जैसे ये सरफेस ऐसा था तो इसका नॉर्मल ऐसा बना, ऐसा बना ना। अब ये सरफेस ऐसा है तो इसका नॉर्मल ऐसा बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सरफेस ऐसा है बेटा, ऐसा है, ये पहले सरफेस ऐसा था, ये सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा था, एक सरफेस ऐसा है, ये वाला सरफेस ऐसा है, ऐसा है तो फिर ऐसा है, तो फिर एक काम कर, इसके हिसाब से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हाँ या ना बोल, इसके हिसाब से नॉर्मल ड्रॉ होगा। गलत तो नहीं कह रहा? हाँ भाई, हाँ भाई, दिख रहा नॉर्मल, दिख रहा नॉर्मल, ये दूसरे वाले के लिए नॉर्मल है ना। इसको अपन चाहे तो N1 बोल दें जो ये वाला है, और इसे अपन चाहे तो N2 बोल दें, कोई टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। ये आपका N2 है, ये N2 है, ठीक, ओके, ऑल डन, ऑल गुड, ऑल ग्रेट, ऑल डन, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बता, इस बार जो रे यहां तक आ गई थी,
इसको तो कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसको तो मैं यहां से उड़ा देता हूं, इसकी अभी बाद में जरूरत पड़ेगी, इसको भी यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात सुनिएगा, ये रे ऐसे गई, पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ सरफेस नंबर 1 से, दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस नंबर 2 से, दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस नंबर 2 से, और अब डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर। जब डेंसर टू रेरर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सबसे पहले तो फोटो ठीक बनाओ, ये सब टेक्निकल चीजें बाद में सीखेंगे, पहले फोटो तो सही बने, ठीक है ना भाई। तो ये जो टक्कर हुई है इसके बाद इसकी दूसरी वाली, अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी ऐसे बेंड करेगी। क्या बात समझ रहे हो बेटा? नॉर्मल की तरफ भी तो मुड़ सकती थी ऐसे ऐसे, पर मुड़ेगी क्या? मुड़ेगी क्या? सेंस बनती है क्या ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ने की? है भाई बताओ, ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ने की कोई सेंस बनती है क्या? नहीं बनती ना। ऐसे नॉर्मल की तरफ तो नहीं जाने वाली, हटाओ इसको, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी ऐसे गई, और भाई साहब आपको फाइनल इमेज जो मिलने वाली है वो यहां मिलने वाली है, दिस विल बी आई। और दूसरी रे तो यहां से चल के जाएगी, 2 रे चाहिए होती है ना भाई, हाँ तो 2 रे तो दिखाई दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रे आप खुशी खुशी दिखाओ, खुशी खुशी 2 रे दिखाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। समझ में आया होता क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, रे पहली निकली, पहले फर्स्ट वाले सरफेस ने क्या किया, इस एंगल को हटाया, तो इस एंगल का कोई काम नहीं है, बस ऐसे दिखाने के लिए था, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस ने इसको रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट करके आगे बढ़ी, उसके बाद दूसरा सरफेस मिल गया, उसने अवे मोड़ दिया, पहले टूवर्ड्स मुड़ी थी, अब अवे मुड़ गई, अवे मुड़ के यहां बन गई, ठीक है ना। क्या बात सही है? अब मेरी बात सुनिएगा, इसको वापस से हम इस्टेब्लिश कर देते हैं जहां पर ये एक्चुअली में था, यही था, यही था ये, ठीक है। इसका भी काम है क्योंकि इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं समझाता हूं कैसे। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन O has the ray refracted by surface 1 of the convex lens, ठीक है जी, ठीक है जी। कॉन्वेक्स लेंस का सरफेस 1 हमने ये लिया है बेटा, ठीक, यहां पे लेबल्ड है ऑलरेडी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये लेबल्ड है। सबसे पहले इस पर रिफ्रैक्शन आपने करवाई है, बढ़िया। जब ये रिफ्रैक्शन हुई है तो आप इस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, याद करो, बाद वाला माइनस पहले वाला इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला, अपॉन अपॉन होल का अपॉन, इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे आता है v, इसके नीचे आता है u, इसके नीचे आता है r। आ रहा याद? यादों की बारात है ये यादों की बारात छोड़ रहा हूं आपके लिए, ताकि आप इससे याद कर पाओ कि कर क्या रहे हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, और रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है, r लिखना है आपको, ठीक बात है। अब सुन भाई, इसको और इस पॉइंट को, क्योंकि पहले ये वाला सरफेस बना है बेटा और ये वाला नॉर्मल बना है n1, है ना, n1 बना है, तो इसको अपन बोल देते हैं कि भाई ये हमारा C1 है। C1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस ऐसा है ना भाई, देख ये फर्स्ट सरफेस है ना, तो ये उसका सेंटर है असल में, ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर है C1, ठीक बात, ठीक बात है ना। और आपको पता है नॉर्मल जहां भी कभी आता है वो C1 पे ही टकराता है, सेंटर पे ही टकराता है, याद करो ये बात। मिरर में भी ऐसा ही था, लेंस में भी ऐसा ही है ना, कि जब भी कभी नॉर्मल बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है, तो वो C1 से ही पास हो रहा है, और यहां पर जो पास हो रहा है वो C2, क्योंकि दूसरे सरफेस का है ये, है ना, दूसरा सरफेस ऐसा है तो उसका सेंटर ये रहा C2। क्लियर हुई ना बात? क्लियर हुई ना बात? यहां तक सब ओके? ये जितने भी मैंने लेबल किए हैं वो सब ठीक है ना। अब मुझे एक बात बता, अगर ये लेंस बहुत छोटा है, बहुत थिन है, जो कि हम अज्यूम करेंगे कि लेंस क्या है, बहुत छोटा है, तो लेंस अगर बहुत छोटा है बेटा, तो जो ओपी होगा, ओपी ओ से लेके पी तक, क्या उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे हम? क्या उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे? हां सर बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अच्छा, जो पी से लेके, अच्छा ओ से लेके पी तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और आई से लेके पी तक क्या है? आई से लेके पी तक क्या है? आई से लेके पी तक फाइनल इमेज डिस्टेंस है। क्या बोलेंगे इसको? फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस। और भाई आई डैश से लेके पी तक क्या है?
हां, इसको भी आपने कंसिडर करना है भाई, इसको भी आपने कंसिडर करना है। ये जो आई डैश से लेके पी तक है ना, वो आपकी फर्स्ट इमेज डिस्टेंस है। इसको फर्स्ट इमेज डिस्टेंस बोल सकते हो आप, फर्स्ट इमेज डिस्टेंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक दूसरे नाम से भी, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम है वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्यों है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। देखो भाई, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सचमुच का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मैं हो सकता हूं। इमेजिन करो मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं रियल में हूं या नहीं हूं? अरे भाई रियल में हूं, भूत नहीं हूं मैं। भूत नहीं आता तुमको पढ़ाने के लिए, असली में आदमी आता है तुमको पढ़ाने, लंबा चौड़ा सा, ये देखो हाथ पैर कितने लंबे हैं मेरे, ठीक है। तो ये मैं खड़ा, ये मैं खड़ा, ठीक है ना। ये मेरी इमेज बनती बनती रहेगी, ये मेरी इमेज बनती बनती रह गई। और जब ये बनती बनती रह जाती है ना, तो एक्चुअली में हम ये मान लेते हैं कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, वो असल में ये था इस इमेज के लिए, इस इमेज डिस्टेंस के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये नहीं है। मतलब वैसे तो हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि भाई यही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज, जहां एक्चुअली में इमेज बनती है वो इमेज डिस्टेंस है, जहां एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन 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 हमारे लिए क्योंकि कर्वेचर ऐसा है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये P से लेके I डैश तक ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यानी एक ऐसा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है वो इमेज, होती वो इमेज, अगर वो बनती तो होती तो वो इमेज, लेकिन इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है एक तरीके से। क्योंकि देखो ना, रे उसके अलोंग आ रही है, रे उसके अलोंग ही आ रही है कि नहीं आ रही है ना। ये जो रे इसको मिली, नंबर 2 वाले सरफेस को जो रे मिली है, वो इस ऑब्जेक्ट के अलोंग ही मिली है, तो इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट इमेज डिस्टेंस या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कह सकते हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बिल्कुल इस तरीके से, देखो मुझे पता आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आई है, क्योंकि पहली बार है ये पहली बार है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में है नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने की। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड देना, सिर्फ समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसको समझाने की। लेकिन आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा अगर मैंने आपको ये नहीं समझाया तो, ठीक है ना। सुनिएगा बेटा, इमेजिन करो कि आप एक नाई के पास गए हुए हो, नाई सलून में बाल कटवाने के लिए गए हुए हो, ठीक। आपने देखा कि इस तरीके के 2 मिरर खड़े रहते हैं, एक पीछे एक आगे, और बाई चांस मान लो कि आपकी मुंडी इसके बीच में फंस गई है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसके बीच में फंस गई है तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। कभी देखा है 2 मिरर ऐसे पकड़ लो, एक मिरर इधर एक मिरर इधर, है ना, और उसमें आप देखोगे तो इनफाइनाइट मुंडियां यहां दिख रही होंगी, इनफाइनाइट मुंडियां वहां दिख रही होंगी। जब तक इंटेंसिटी है, मतलब जब तक लाइट में दम है, तब तक आपको उसकी इमेजेस दिखती जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये कैसे होता है? 2 मिरर है ना, तो 2 इमेज बनाए। अरे 2 मिरर है ना, एक मिरर ये, तो 2 इमेज बनानी चाहिए। देखो, एक यहां बनानी चाहिए, देख, एक यहां बना दी इमेज, ठीक है, दूसरी यहां बना दो इमेज, ठीक है ना भाई। इक्वल डिस्टेंस पे बनी, जितना ऑब्जेक्ट उतनी इमेज, जितना ऑब्जेक्ट उतनी इमेज, इक्वल डिस्टेंस पे बनती। लेकिन ऐसा नहीं होता, 2 इमेजेस थोड़ी दिखती हैं, इन्फिनिटी इमेजेस दिखती हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये जो मिरर 1 था जिसने इमेज 1 बनाई, और ये जो मिरर 2 था जिसने इमेज 2 बनाई, उसके लिए इस 2 मिरर के लिए वो वाली जो इमेज बनी है ना, वो एक नए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। हां, एक नए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। मतलब अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये इसकी इमेज को ऑब्जेक्ट मानेगा, और इस पूरे डिस्टेंस पर देख, ये जितना भी डिस्टेंस है, मान लीजिए 20 मीटर की दूरी है, ये अपने अंदर फिर 20 मीटर की दूरी पर I1 का एक प्रतिबिंब फिर बनाएगा, I1 डैश। और फिर ये मिरर पता क्या बोलेगा? ये मिरर बोलेगा तूने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा। ये इन 2 इमेजेस को नए ऑब्जेक्ट मानेगा, और इनकी 2 इमेजेस यहां फिर क्रिएट करेगा। मतलब देख, यहां से I2 मान ले 15 मीटर की दूरी पे है, तो यहां से भी 15 मीटर की दूरी पर वो I2 का एक प्रतिबिंब बनाएगा, बोलेगा I2 डैश, और यहां से ही I1 डैश उसके लिए फिर एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसकी फिर इमेज छापेगा,
है ना, मान लीजिए ये 25 मीटर है ना, तो यहां से 25 मीटर पर यहां पर क्या करेगा, यहां पर आकर के I1 डबल डैश इमेज बनेगी। ये कभी सिलसिला रुकता ही नहीं है, ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है। एक ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, उसकी मल्टीपल इमेजेस बनती जाती है। क्यों? क्योंकि वो इमेजेस जो बन रही है ना, वो नए ऑब्जेक्ट्स का रोल प्ले करती हैं। नए नए ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं और मिरर्स को ऐसा लगता है यार ये शायद कोई नया ऑब्जेक्ट है जिसकी मुझे प्रतिबिंब बनाना है, जिसका मुझे रिफ्लेक्शन करना है। ऐसा होता है, समझ गए ना। अब एक बात बताओ, रियल ऑब्जेक्ट कौन है यार? जो बीच में फंस गया इन दोनों मिरर के, इन दो मिरर के जो बीच में फंस गया वो कौन है? वो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और जो ये इमेजेस को उठा उठा करके नई नई इमेजेस जो बनाई जा रही हैं वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, समझ गए ना। तो इमेजेस ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। जो न्यू इमेजेस बन रही हैं वो मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का, झूठे ऑब्जेक्ट्स का काम करती है, जिससे और इमेजेस बनती हैं झूठी झूठी। वो झूठी झूठी इमेजेस फिर झूठे ऑब्जेक्ट्स का रोल प्ले करती है और उससे और झूठी इमेजेस बनाती है। इस तरीके से इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? ये जो इमेजें बन रही हैं, I1 बना, I2 बना, इसने अपना फिर नया इमेज बनवा दिया वहां पे, इसने अपना नया इमेज यहां बनवा दिया, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो सेम कहानी यहां पर हुई है भाई, सेम कहानी यहां पर हुई है। ये जो I' था ना, ये बेचारा बन तो नहीं पाया कभी, समझ रहे हो ना। ये बन तो सकता था लेकिन बन नहीं पाया। तो ये एक तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। किसके लिए? इस वाले सरफेस के लिए, सेकंड वाले सरफेस के लिए, समझ रहे हो। क्योंकि रे अंदर है, अभी रे अंदर फंसी हुई है, अभी रे अंदर फंसी, रे निकल के वहां तक पहुंची नहीं है, रे अभी अंदर फंसी हुई है, ठीक है ना। तो वो ऐसा लगता है कि भाई यहीं पर ऑब्जेक्ट है, इसको लगता है सेकंड वाले सरफेस को लगता है शायद यहीं पर ही ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। आप खुद सोचो ना, इसको क्या पता बेचारे को, सेकंड वाले सरफेस को क्या पता ऑब्जेक्ट कहां है? उसे थोड़ी ना पता कि यहां से रे ऐसे निकली थी, वो तो उसको तो बुद्धू बनाया गया है। सेकंड वाले सरफेस को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है कि देख तेरे को मैं यहां से रे भेज रही हूं। ये फर्स्ट वाला सरफेस बोलता है देख मैं तुझे यहां से रे भेज रही हूं, उसको लगता है हां शायद यहीं से ही आ रहा होगा, यहीं से ही आ रही है, तो उसको लगता है ऑब्जेक्ट कहीं यहीं होगा। क्या बात समझ रहे हो ना। लेकिन वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रोल प्ले हो रहा है और वो इस इमेज के थ्रू माना जा रहा है, समझ गए ना बात को। तो आप इस I' को, इस वाले डिस्टेंस को फर्स्ट इमेज डिस्टेंस भी कह सकते हो या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हो। तो समझिएगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है जी, समझिएगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक, अब आ जाओ रिफ्रैक्शन लिख के देखते हैं, ठीक है। अभी पहला सरफेस हुआ, अभी सरफेस 1 की बात हो रही है, रिफ्रैक्टेड बाय सरफेस 1 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए कैसे लिखेंगे इसको लिखते हैं भाई। हाँ भाई अभी सिर्फ सरफेस 1 को सोचना, 2 को मत सोचना, क्योंकि अभी सिर्फ सरफेस 1 की बात कर रहे हैं। 2 की बात करेंगे उसके लिए फॉर्मूला अलग लिखेंगे, पहले 1 की। तो 1 से जब रिफ्रैक्शन हुई है तो बाद की कहानी क्या होगी? ऐसे ही लिखते ना, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाली कहानी क्या है सर? बाद वाली कहानी यह है कि ऑब्जेक्ट यहां था और उसकी इमेज ना वहां बनी है, बनी तो नहीं है पर हां ये वाला सरफेस तो ये बोलेगा यहां बनी है, समझ लो ना। ये वाला सरफेस 1 नंबर सरफेस बोलेगा यहां इमेज बनी है, तो ये इमेज बनी है, यानी ये बाद की कहानी है। जब बाद की कहानी है तो I1' मतलब आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा यहां पे नीचे, ठीक है ना। और जा कहां से कहां रही है? तो μ1 से μ2 जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है। तो अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बाद वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। तो कहानी यहां से शुरू होगी μ2 से। तो μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ऐसे ही लिखते हैं, मैंने लिखना आपको सिखाया हुआ है, ऐसे ही लिखते हैं ना। बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला क्या था? बाद वाला μ2 है भाई। रे कहां से कहां घुसी है? एयर से ग्लास में, हवा से कांच में, कांच का लेंस है मान लो, प्लास्टिक का लेंस है मान लो, तो हवा से कांच में। तो बाद में μ2 पहले μ1, 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 ठीक। तो μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। इसके होल के डिवाइड में कुछ लिखा जाएगा, इसके और इसके भी डिवाइडों में कुछ कुछ लिखा जाएगा। आप बताइए क्या लिखूं? आप बताइए μ2 के डिवाइड में क्या लिखते हैं भाई? बाद में जो हो रहा होता है, और बाद में क्या हो रहा है? बाद में तो इमेज बन रही है भाई। पहले तो ऑब्जेक्ट रखा होगा, बाद में तो इमेज बनी है। तो इमेज कौन सी लेंगे? ये वाली जो सरफेस 1 ने बनाई है, जो सरफेस 1 ने बनाई है वो इमेज डिस्टेंस अपन लेंगे, और वो कितना है? वो है I''P। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? μ2 अपॉन में
आई डैश पी, समझो बात को, म्यू टू अपॉन में आई डैश पी माइनस म्यू वन अपॉन में क्या, ओपी, ओपी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज ओपी। बढ़िया। और यहां आर लिखते हैं, ये देखो आर, तो आर क्या होगा, अब देख ये सरफेस है वन वाला, तो इसका आर जो होगा वो PC1 होगा, PC1 मैं यहां पे लिख भी देता हूं, है ना, C1P और C2P क्या है ना, C1P क्या है बेटा, C1 से लेके P तक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, क्योंकि सरफेस 1 का है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, सरफेस 1 का, सरफेस 1। और C2P क्या है, ये क्या है, C2P, C2P है कर्वेचर, सरफेस 2 का। बढ़िया। थोड़ी सी गंदी राइटिंग लिखिए क्योंकि वो ना फिर अटकता, एक बार पेन छूट जाता तो फिर काम खराब हो जाता, तो आप समझ लीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों ही, ये दूरी भी और ये दूरी भी। बढ़िया। आओ सुनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा लेना है बेटा, PC1 लेना है, PC1 है ना, या C1P जो मर्जी लिख लो इसको, C1P, ठीक है ना। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन तो लिखी गई। अब रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है सर, अब वो सरफेस 2 पे टकरा रही है, ठीक है ना। नाउ द रे इज ट्रेवलिंग इनसाइड द लेंस, अभी वो लेंस के अंदर है, मतलब डेंसर मीडियम में है, तो अब जाएगी रेरर मीडियम में। बात सही है कि नहीं, डेंसर में है, अब जाएगी रेरर मीडियम में, जाने दो, जाने देते हैं भाई, ठीक है। और एक बार ये म्यू1 म्यू2 भी लिख देता हूं, म्यू1 म्यू2 क्या है वो भी सब डिफाइन कर दो। म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है ना। सारी चीजें मैंने एक साइड पे डिफाइन कर दी हैं, तो आप यहां से यूज कर सकते हो उठा के, ठीक है ना। तो नाउ द रे ट्रेवल्स थ्रू द लेंस एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड एट सरफेस 2, है ना भाई। अब सरफेस 2 पर क्या होगी भाई, रिफ्रैक्शन होगी, जैसे यहां पे सरफेस 1 पर हुई थी, अब सरफेस 2 पर करवाते हैं, करवाएं। एक बार और लिखें क्वेश्चन, एक बार और लिखी जाए, ठीक है। अब बेटा सरफेस 1 को पूरे तरीके से भूल जाइएगा आप, अब समझो कि ये सरफेस है ही नहीं, ये 1 नंबर सरफेस है ही नहीं, अब सिर्फ 2 नंबर सरफेस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ 2 नंबर सरफेस पे आपने ध्यान देना है, ठीक। और 2 नंबर सरफेस ये रहा, ये, ठीक है। मुझे बताओ बाद में क्या हो रहा है सर, बाद में तो इमेज ही बन के तैयार हो गई हमारी, बाद में तो हमारी इमेज ही बन के तैयार हो गई, बात तो सही है, हाँ, लेकिन ये बताओ रेयर टू डेंसर है डेंसर टू रेयर, उसका क्या हिसाब किताब है। पहले तो म्यू लिखेंगे ना, पहले तो न्यूमरेटर पकड़ लेते हैं अपन, पहले न्यूमरेटरों को ठीक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर फिर बाद में सोच लेंगे, ऐसा कर लेना, है ना, ये सही रहेगा। तो मुझे बताओ पहले रेरर टू डेंसर था, अब डेंसर टू रेरर है, यानी अब रे ने इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट करना है, पहले यहां रिफ्रैक्शन हो रही थी, अब यहां करनी है, तो डेंसर से रेरर, और डेंसर से रेरर जा रही है, तो बाद में किस में घुसी, बाद में म्यू1 में घुसी, तो बाद माइनस पहले, बाद वाला माइनस पहले वाला इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला। बोलो यार कोई दिक्कत। न्यूमरेटर अपने साथ लिए, अब डिनोमिनेटरों पे आते हैं, आ जाओ। हां जी, फिर से पूछता हूं, बाद वाला माइनस पहले वाला है ना, तो बाद में हो क्या रहा है सर, बाद में तो ये इमेज ही बन के खड़ी हो गई, बाद में तो ये वाली एक्चुअल इमेज बन के खड़ी हो गई, है ना। तो फिर ये डिस्टेंस कितना है, आईपी, ये है आपकी फाइनल इमेज, आईपी, सही बात। अच्छा इनिशियली क्या था, इनिशियली ऐसा लग रहा था सर, इनिशियली ऐसा लग रहा था कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे खड़ा है ना भाई, इसको नहीं जानता अब ये, आप बात को समझो, ये सरफेस 2 जो है ना, ये इसको नहीं जानता, उसको नहीं पता ओ कौन है, उसको नहीं पता कैसे कैसे रे आई, इतिहास की बात है उसे नहीं पता, उसे तो ये पता है कि मुझे आके ऐसे रे मिली है, बात समझ रहे हो ना, मुझे तो आके ऐसे रे मिली है, सरफेस 2 ये जानता है। तो इसके लिए जो हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया है वो हमारे लिए पहले वाला डिस्टेंस है।
तो बाद वाला क्या है, जो एक्चुअल इमेज बन ही गई, और पहले वाला क्या था, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसकी बात चल रही थी, विच इज आई डैश पी। आई डैश पी, तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, यहां पर लिखेंगे आई डैश पी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस टू, नीचे आता है आर। अब कौन सा आर ले, अब कौन सा आर लिया जाए, तो देख भाई इस सरफेस टू का गोला घूम रहा है ऐसे, इस सरफेस टू का गोला घूम रहा है ऐसे, तो इसका आर इस तरफ होगा भाई साहब, और इस तरफ वाला आर कौन होगा, पी सी टू, सी टू पी, सी टू पी कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस टू वाला, रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस टू वाला, यानी आर टू लिख देंगे इसको, है ना, या फिर इसको अभी फिलहाल सी टू पी लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2, क्या जी, क्या जी, समझ में आया। मेन चीज ये दोनों इक्वेशन लिखनी ही थी, आपका काम हो गया। अगर ये दो इक्वेशन लिखनी सीख गए तो आपका काम हो गया। मैं साइड हो रहा हूं, एक बार हजम कर लो, मैं साइड हो रहा हूं, एक बार हजम कर लो। बस ये दो इक्वेशन लिखना ही मेन था बेटा, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला आपके कदमों में आएगा निकल के। अभी ये दो इक्वेशन लिखनी मेन थी, और इसमें से भी पता है समस्या कहां आती है, समस्या आती है इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार ही काम आता है, एक ही बार यूज होता है, और ये इसी जगह पर होता है। तो बात को समझिएगा, सेकंड वाले सरफेस को नहीं पता कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहां था, उसे तो यह पता चल रहा है यार मुझे तो ऐसी रे मिली है, मैंने तो इसको मोड़ना है। आप समझो ना, सरफेस टू बन के सोचो, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आप सरफेस टू हो, तो आपको कैसी रे मिल रही है, सर हमें तो ऐसी मिल रही है, तो आप क्या करोगे उसके साथ, यही करोगे, यही किया। समझे ना। और इसको पता है, वन वाले को पता है कि ऑब्जेक्ट कहां है, क्योंकि उसने सबसे पहले रे को झेला है, तो वो अपने हिसाब से चलेगा। पर उसको बाद का नहीं पता, बाद में रे कहां जाएगी, अपनी ऐसी की तैसी कराए रे, मैंने मोड़ दी, जहां जाती हो जाए, नहीं जाती हो ना जाए। सरफेस वन को इमेज से मतलब नहीं, सरफेस टू को ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं, ऐसा समझ लो। सरफेस वन को कभी रियल इमेज का पता नहीं चलेगा, पर ऑब्जेक्ट का पता, रियल ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। और सरफेस टू को कभी रियल ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पता चलेगा और रियल इमेज का पता चलेगा। तो सरफेस टू का काम महत्वपूर्ण है ज्यादा। आप बात को समझिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन बन गई है बेटा। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आइए ऐड करते हैं दोनों को भाई, बस कुछ नहीं, खत्म हो गया अब ये। म्यू टू अपॉन आई डैश पी, यही था ना, माइनस म्यू वन अपॉन ओपी इज इक्वल टू, अच्छा पहले एलएचएस वाले इकट्ठे कर लेता हूं, है इसमें ये ऐड हो रहे हैं, तो प्लस म्यू वन बाय आईपी, प्लस म्यू वन बाय आईपी, और माइनस म्यू टू बाय आई डैश पी, माइनस म्यू टू बाय आई डैश पी इज इक्वल टू, अब आरएचएस वाले ऐड कर लेता हूं। आरएचएस में कौन है, ये और ये, म्यू टू माइनस वन अपॉन सी वन पी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन सी वन पी, प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में सी टू पी, यही थे, यही थे, चेक कर लो आप, चेक कर लो, सी टू पी, म्यू वन माइनस म्यू टू, सी वन पी, म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, एकदम एकदम सही है। बाकी आप अपने हाथ से लिख के देखोगे तो देख लेना कोई मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। वैसे मुझसे कोई मिस्टेक अगर हो गई तो फॉर्मूला गलत आएगा, ठीक है ना, तो मैं बता दूंगा कि मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है भाई, ठीक है, लेकिन एज सच मेरे को लगता नहीं मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है, मैंने एज इट इज छापा इसको, ठीक, बढ़िया। अब ये देख वर्चुअल वालों की कोई औकात क्यों नहीं है। कट गया, आई डैश पी वाला पूरा मामला खत्म। वर्चुअल वाले की वैसे इसलिए कोई औकात नहीं है, पता, इसलिए आपको 10th क्लास से सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की बातें चल रही होती है, आपने देखा होगा। वर्चुअल इमेज की भी करते हैं, लेकिन वो आप समझ जाओ, क्योंकि रियल इमेज बन ही नहीं सकती, इसलिए वर्चुअल इमेज की बातें वहां पर होती हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों तो कट गई, है ना, ये माइनस में था, ये प्लस में था, खत्म हो गया, कट गया, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको मैं थोड़े हल्के कट लगा देता हूं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब जो बच गया वो लिख देता हूं। एक तो म्यू वन कॉमन ले लो बेटा इनका, ठीक है सर, म्यू वन कॉमन ले लिया, और अंदर बचा 1 बाय आई पी माइनस 1 बाय ओपी, है ना, इसको आगे पीछे ऐसे लिख लिया, इधर इधर, इज इक्वल टू, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो बेटा, ये म्यू टू माइनस म्यू वन है, ये म्यू वन माइनस म्यू टू है। एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेना आता है, माइनस कॉमन लेना आता है। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो ये रिवर्स हो जाती है माइनस में। जैसे इधर देख, x माइनस वाई है, ठीक है, मैंने बोला इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है माइनस बाहर आ गया, ये y माइनस एक्स हो जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा और ये रिवर्स हो जाएंगे माइनस में ही,
ठीक है, बाकी करके आप देख लो, अगर आपको शक हो रहा है कि नहीं सर ये तो गलत लिखा है आपने, तो एक काम कर, माइनस वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये बन गया माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर से ये एक्स माइनस वाई ही बन गया, देख चेक कर ले, ये और ये सेम हो गए। ठीक है, ये आपको करना आना चाहिए बेटा, और 12वीं में हो आप, ये करना तो आपको 10वीं से आना चाहिए, 10th क्लास से ये माइनस कॉमन लेना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, इतना एक्सपेक्ट किया जाता है, अभी तो आप 12वीं में हो खैर। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से, और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा जरा देख, ये हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 तो पहले से था ही, ये C1P, इसका माइनस कॉमन लूंगा तो यहां एक माइनस आ जाएगा, पक्की बात है। ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, यानी ये बन जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1, है ना, डिवाइड बाय C2P। क्या बात, क्या बात समझ में आया ना, माइनस कॉमन लिया, रिवर्स होके माइनस में ही रह जाएंगे। ठीक, अब ये देख, ये देख क्या लिखा है सर, ये लिखा है म्यू2 माइनस म्यू1, ये क्या लिखा है सर, ये भी म्यू2 माइनस म्यू1, कॉमन ले ले, कॉमन ले ले, आजा, म्यू2 माइनस म्यू1 सर कॉमन आ गया, और यहां आया ब्रैकेट में 1 बाय C1P माइनस 1 बाय C2P। ठीक है, और इधर कौन थे, इधर था भाई एक म्यू1, एक म्यू1, उसको नीचे भेज देता हूं, ये जो म्यू1 था उसको यहां नीचे भेज देता हूं, होल के डिवाइड में म्यू1 भेज दिया मैंने, ये जो म्यू1 यहां था उसको नीचे भेज दिया, और यहां कौन रह गया, यहां कौन रह गया, यहां रह गया 1 बाय IP माइनस 1 बाय OP। ठीक है, अब बारी है सबको पुट करने की, बेटा IP कौन है, हां जी IP कौन है, IP फाइनल इमेज डिस्टेंस है, ये फाइनल इमेज डिस्टेंस है जिसको V बुलाते हैं बेटा, हां या ना, इसी का नाम तो V है, अरे इसी का नाम तो V है, IP इज V सर, IP इज B, 1 बाय V माइनस OP कौन है, OP कौन है, OP कौन होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी U, तो ये है U इज इक्वल टू, देख देख ध्यान से, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1, और यहां पे 1 बाय माइनस 1 बाय C1P कौन है, C1P कौन है भाई, देख 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 देख, C1 से लेके P तक ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, ये देख C1P कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1, तो इसको R1 लिख लेते हैं, इसको हम R1 लिख देंगे, R1, C1P इज व्हाट, R1, है ना, और C2P क्या होगा, ये होगा R2, बस ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, ये पूरा मामला थोड़ा सा लेफ्ट लेके जाते हैं, जाएगा क्या भाई, नहीं जाएगा तो पहले ही बता दे, अटकियो मत बस, हट यार, इधर आ जा बेटा, इधर इतनी जगह चाहिए भी नहीं अपने को। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 बाय V माइनस 1 बाय U, है ना, और 1 बाय V माइनस 1 बाय U क्या होता है, लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये 1 बाय F होता है, तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज 1 बाय F इज इक्वल टू, देखिए म्यू2 बाय म्यू1 है, जब भी म्यू2 बाय म्यू1 लिखते हैं तो इसको म्यू2 कॉमा 1 लिख सकते हैं, म्यू2 कॉमा 1, म्यू2 कॉमा 1 माइनस 1, म्यू2 कॉमा 1 माइनस 1, है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं इसको, है ना, और ब्रैकेट में कौन है, ब्रैकेट में है सर 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, ये R1 कौन सा होता है, उधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 कौन होता है, इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब आप सोचोगे ये कैसा लेंस मेकर फॉर्मूला है सर, हां तो इंजीनियरों को यही दिखता है भाई, बाकियों को औजार दिखते होंगे, जो टेक्नीशियन लोग हैं उनको औजार दिखेगा, लेकिन इंजीनियराइज को क्या दिखेगा, उनको ये टेक्निकलिटी दिखेगी। मैं समझाता हूं ये क्या क्या है, देखो ये सारी कहानी लेंस को डिस्क्राइब करने के लिए है कि लेंस जब बनेगा तो कैसा बनेगा। एक फैक्ट्री ओनर जब लेंस को बनवाता है, खुद तो नहीं बनाएगा, बनवाएगा कारीगरों से, तो उसमें वो क्या क्या चीजें होती हैं जो लेंस की खुद की प्रॉपर्टीज हैं। आजा देख, क्या लेंस की खुद की फोकल लेंथ उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, फोकल लेंथ लेंस की जो बन गई सो बन गई, आप समझ रहे हो ना, लेंस की कुछ फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है फोकल लेंथ। क्या मैं फोकल लेंथ लेके घूमता हूं क्या, ये पेन फोकल लेंथ लेके घूमता है क्या, ये फोकल लेंथ किसकी प्रॉपर्टी है, लेंस की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी प्रॉपर्टी है भाई, लेंस किस चीज से मिलकर बना है, अंदर माल कौन सा है, क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, प्लास्टिक है, पानी का लेंस है, किस चीज का लेंस है, ऑयल का लेंस है, क्या अंदर डाला गया, माल क्या है अंदर, वो ये है।
वो ये है ना। और ये सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में आपने क्या रखा हुआ, इसलिए दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते हैं यहां पर। समझ लेना बात को, नीचे सराउंडिंग वाला, ऊपर लेंस का, ऊपर लेंस डिवाइड बाय नीचे सराउंडिंग, ये दोनों आते हैं यहां पर। फिर -1 है, उसको छोड़ दो। R1 R2 क्या है? R1 R2 क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि आपने कितनी गोलाई दी है लेंस को, है ना। लेंस की गोलाई कितनी ज्यादा है। क्या एक लेंस आपने ऐसा, मतलब एक सरफेस आपने ऐसा और दूसरा ऐसा बना रखा है क्या? मतलब ये देखियो देखियो देखियो, एक गोलाई ऐसी है मान ले, है ना। एक साइड इतना गोल है, एक साइड थोड़ा कम गोल है। एक सरफेस ज्यादा गोल है, एक साइड कम गोल है। ऐसा भी लेंस हो सकता है। और आप देखो आपके चश्मों के लेंस ऐसे ही हैं। आपके चश्मों के जो लेंस है वो ऐसे ही हैं। आपके चश्मों के लेंस ऐसे होते हैं, देखो ऐसे, ऐसा होगा और ऐसा होगा। एक साइड कॉन्वेक्स, दूसरी साइड कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलते हैं ऐसे लेंस को। ये होते हैं ऐसे लेंस। देखो यहां से हल्का बाहर उभरा हुआ है और अंदर से थोड़ा सा धसा हुआ। जिनके पास चश्मे हो चेक करिएगा, या पापा का चश्मा, मम्मी का चश्मा, दादी का चश्मा, दादा का चश्मा, एक बार चेक करिएगा आप, ठीक है ना। कोई भी आपको परफेक्ट ऐसा लेंस देखने को नहीं मिलेगा, है ना, या फिर कोई परफेक्ट ऐसा लेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये तो आपको बेसिक फॉर्म में करवाया जाता है, लेकिन एक्चुअल लेंस मेकर का जो फॉर्मूला है वो ये है। देखो ये सारी प्रॉपर्टीज लेंस की अपनी है, नहीं है तो बताओ। अच्छा, क्या ऑब्जेक्ट रखना लेंस की प्रॉपर्टी है क्या? ये तो तुम्हारी हरकत है। इमेज बनाना, हाँ, तो वो लेंस अपने हिसाब से बनाता है, पर आपके ऑब्जेक्ट के ही तो हिसाब से बनाता है ना। ऑब्जेक्ट का भी तो हिसाब उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो इमेज भी प्रॉपर्टी लेंस की नहीं है। लेंस की प्रॉपर्टी है उसकी फोकल लेंथ, लेंस की प्रॉपर्टी है वो किस माल से बना हुआ है और वो किस सराउंडिंग में रखा हुआ है। और ये दोनों बातें भी जरूरी है कि उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी गोलाई कितनी है। तो समझ गए ना क्यों यही लेंस मेकर फॉर्मूला है, क्यों यही लेंस मेकर फॉर्मूला, समझ में आया ना। तो ये कहानी है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखो यहां पर पेच क्या है मैं आपको बताता हूं। एक ही पेच है जो आपको परेशान करेगा, जिसके लिए मैंने 50 मिनट लगा दिए समझाने में। एक ही पेच है जो आपको परेशान करेगा, वो है ये I'P क्या बला है। पर देखो ये जैसी मर्जी बला रही हो, इसको हमने काट छोड़ा, इसको हमने काट छोड़ा, ठीक है, ये कट जाती है एंड में। तो बस ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इस डेरिवेशन के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबी चौड़ी चीज उखाड़ी नहीं गई है। आप समझ रहे होगे कि क्या किया गया है, ठीक है। एक दो बार कम से कम हाथ से लिख के देखना, अदर देन नोट्स। नोट्स तो आप लिखोगे, उसके अलावा 2 बार और हाथ से लिखना, आपको ये समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। बढ़िया, एक सवाल करते हैं ताकि ये और पक्का हो, ये और पक्का हो, ठीक है ना। आओ देखो, कह रहा है एक थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से उभरा हुआ है। बाई मतलब दो तरफा कॉन्वेक्स है, तो इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं या सिंपल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं इसको। इसके दोनों नाम है, बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स दोनों। कह रहा है इज बाउंडेड बाय 2 कर्व्ड सरफेसेस। इसके 2 कर्व्ड सरफेस है, ऑब्वियसली होंगे। अब देखो कितना खोल खाल के पूरा पोस्टमार्टम करके बताया जा रहा है, लेंस के बारे में पोस्टमार्टम कर रहा है पूरा। कह रहा है 2 कर्व्ड सरफेस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। कह रहा ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लूरल होता है रेडियाई। एक 15 सेंटीमीटर है, एक 30 सेंटीमीटर, मतलब एक हिस्सा इसका 15 है, दूसरा हिस्सा इसका 30 है। तो आप जो पहले दिया होता है ना, उसको आप ये फर्स्ट सरफेस माना करो, ठीक है। जो पहले दिया हुआ है, मतलब मैं आइडियल बात कर रहा हूं। अब उसमें स्पेशली क्वेश्चन में जब दिया हो कि भाई ये मानना है, वो मानना है, तो फिर वो मानना पड़ेगा। लेकिन जब कुछ भी ना दिया हो तो फर्स्ट सरफेस जो होता है, जो उसका R1 होगा, वो आपको क्या लेना है, 15 लेना है। समझ गए बात को, वो आपको 15 लेना है। और जो दूसरा सरफेस है, सरफेस नंबर 2, उसका वाला देखो कह रहा है 30 लेना है ना। कर गया ना ये हरकतें, कर गया ना। आपको लगता है कि दोनों सिमेट्रिक लेंस होंगे, दोनों गोलाइयां बराबर होंगी। देख दोनों गोलाइयां बराबर नहीं है, दोनों गोलाइयां बराबर नहीं है। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, दूसरी का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या 30 है। R2 भाई ने 30 दिया है अपने को, देख रहे हो, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, थोड़ी सी एडवांस लेवल पर चीजें पढ़ रहे हो आप, है ना, 10th लेवल से ऊपर उठ चुके हो थोड़ा। कह रहा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, ऐसा इसने बोल दिया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 3/2, जो अंदर कांच का बना हुआ वो है। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मैं करता हूं इसको, आप बस देखो और फील लो। देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे विद साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक, विद साइन कन्वेंशन यूज करना है। क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स दिया है, कॉनकेव दिया है, क्योंकि ये तो दोनों का कॉमन फॉर्मूला है।
मैंने इसके लिए कोई कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात नहीं करी है, मैंने तो इसको कॉमन फॉर्मूला बनाया। इट इज कॉमन फॉर्मूला फॉर एवरी लेंस, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो, कॉनकेवो कॉनकेव हो, प्लेनो कॉनकेव, अरे जैसा मर्जी लेंस हो भैया। 18 तरीके के लेंस होते हैं, आपको तो सारे नहीं पढ़ने, लेकिन आपको तो नहीं पढ़ने, लेकिन वैसे बता रहा हूं 18 तरीके के लेंस है, सबका एक ही फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, सबका एक ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हमेशा इसको साइन के साथ रखिएगा, ठीक है ना, विद साइन कन्वेंशन ही यूज करना है, ही यूज करना, ठीक है। तो आइए साइन कन्वेंशन को लेते चलें, क्योंकि हमको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, तो हम यह समझ सकते हैं, हम यह मान सकते हैं कि इसका इधर वाला साइड पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला होगा और इधर वाला साइड नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला होगा। तो जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख जाऊं, है ना। क्या क्या गिवन है भाई, क्या क्या गिवन है सर? R1 गिवन है प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। R2 गिवन है सर माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और म्यू ग्लास गिवन है, म्यूजी गिवन है 3/2। आपसे पूछा है फोकल लेंथ निकालिए, लेंस की फोकल लेंथ पता करिए। आइए लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या था, जनरल फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। जनरल फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू μ2, 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये देख मैच कर ले, शक्ल मिला ले इसकी, देख देख शक्ल मिला ले, शक्ल मिला ले, शक्ल मिला ले, ठीक, मिल गई शक्ल, बस आगे बढ़ू, ठीक। अब सुन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे? ये जो μ2, 1 है, इसको μ2/μ1 लिख ले, -1, है ना। और फिर ये क्या है, 1/r1 माइनस 1/r2, वो है वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब एक बात बता, ये बोल रहा है कि अंदर जो लेंस है वो कांच का है, ग्लास का है, तो μ2 इज ग्लास और μ1 क्या है, फिर वो एयर ही होगा। जब कुछ नहीं दिया तो एयर ही मानना पड़ेगा, है ना। तो μ1 बाय डिफॉल्ट, ठीक है, μ1 बाय डिफॉल्ट 1 लेना है आपने, क्यों? एयर के लिए, एयर के लिए, समझ गए ना। और μ2 ही μg है जी, μ2 ही μg है, बात को समझो। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू μg, अपॉन में 1 है तो छोड़ दो, -1 और फिर 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसे करके आप जब भी चाहो मॉडिफाई कर सकते हो फॉर्मूले को। यह फॉर्मूला बहुत फ्लेक्सिबल है, ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला, ये वेरी वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्मूला है, अलग अलग लेंसों के लिए ये यूज हो सकता है। तो कभी भी न्यूमेरिकल आएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकलों की, जैसे अभी एक न्यूमेरिकल आपके सामने आया, अभी तो लगाना सिखा रहा हूं, फिर इस पर जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बहुत तरीके के लेंसेज में आपके सामने लेके आऊंगा, तब आप देखना कैसे कैसे ये सब फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है, देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू μg कितना है भाई, 3/2 है, 3/2 1.5 होता है, तो 1.5 माइनस 1 हो गया, बढ़िया। μg इज 3/2, 3/2 इज 1.5 माइनस 1। अच्छा, 1/r1, r1 को क्या लिया हमने, प्लस का 15 लिया है, ठीक, बढ़िया। और R2 को क्या लिया है जी, R2 को लिया है माइनस का 30। अच्छा जी, माइनस का 30। क्या माइनस माइनस प्लस होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अच्छा, ये तो 1.5 में से 1 गया तो 0.5 हो गया, यानी हाफ आ गया, ये तो हाफ आ गया, ठीक। अच्छा, और ये 1/15 है और ये 1/30 है, तो एलसीएम 30 होगा, एलसीएम 30 होगा, है ना। और ये हाफ बाहर लिखा ही हुआ है, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, तो ये आ गया 3/30, यानी 1/10, यानी 10 × 2 कितना हो गया, 1/20 हो गया। तो ये 1/f था बेटा, है ना। तो इधर लिख देता हूं, 1/f जब 1/20 आया है तो f क्या आया है, 20 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हुआ, 20 ए। बेटा कभी भी अगर ये फोकल लेंथ का साइन आपको कुछ गड़बड़ लग रहा हो, जैसे यहां पे साइन बिल्कुल ठीक आया है, एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ राइट वाली ही ली जाती है और वो पॉजिटिव ही आती है, आनी भी चाहिए, पता है कि नहीं पता ये बात। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ राइट साइड पर, क्योंकि रियल फोकस होता है ना, राइट साइड पर ली जाती है, इसलिए पॉजिटिव ही आती है। तो ये पॉजिटिव अगर ना आए ना, तो एक बार रीचेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी आपने, कहीं ना कहीं साइन को लेने में गड़बड़ आपने करी होगी, फॉर्मूले में डालने में, कैलकुलेशन में कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। फोकल लेंथ अगर आपके लॉजिक के साथ मैच ना करती हो, तो जैसे फोकल लेंथ यहां पॉजिटिव आई है, आनी भी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, आप जानते हो, ठीक है जी। तो थोड़ा संभालिएगा, ऐसा सवाल आपको पूछा गया है पास्ट में, ठीक है ना, तो आ सकता है,
चलिए बची कुछ बातें कर लेते हैं। अब मोटी मोटी बातें सारी हो गई हैं इस चैप्टर के बारे में, मतलब इस टॉपिक के बारे में। बची कुछ बातें कर लेते हैं भाई कि रूल्स इमेज फॉर्मेशन के कैसे कैसे होते हैं, फटाफट से सीखते हैं इन चीजों को। 10th क्लास की बातें हैं, नॉस्टैल्जिया आने वाला है ना। नॉस्टैल्जिया कंट्रोल करिएगा भाई साहब, आंसुओं में ना बह जाए कहीं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आंसुओं बह सकता है, आंसुओं में बह सकता है भाई, ठीक है, कंट्रोल करिएगा। बातें 10वीं क्लास की शुरू हो रही है। हाँ भाई, जब 10वीं क्लास में थे आप तो आपने ये चीज पढ़ी थी कि इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, है ना। ये आपका F1 होता है, ये 2F1 होता है, ये F2 होता है, ये 2F2 होता है। ऐसे यहां पर भी ये O, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। ठीक है जी। रूल्स इमेज फॉर्मेशन के कैसे कैसे होते थे मैं याद दिलवाता हूं। पहला रूल था सीधी जाएगी, सीधी जाएगी तो राइट वाले फोकस से पास होगी, याद करो 10th क्लास। दूसरा रूल था इस फोकस से अगर पास हुई है पहले वाले से तो टकरा करके सीधी हो, मतलब ये क्या करती है, रिफ्रैक्ट होकर सीधी हो जाएगी। और ओ से पास होगी तो अनडेविएटेड निकल जाएगी। ये सब बातें आपने ऑलरेडी डेरिवेशन में देख ली है, मैं तो बस आपको चीजें याद दिलवा रहा हूं। एक तरीके से आप इसको रिवीजन समझ लो, एक तरीके से आप इसको क्या बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे उसकी रिफ्रेशमेंट समझ लो, जो मर्जी समझ लो, ठीक है ना। तो ये 3 मेरे ख्याल आपको ध्यान होंगे। ये पहला रूल, ठीक है, ये दूसरा रूल और ये वाला तीसरा रूल जो ओ से पास होने वाला है ना। सिमिलर रूल कुछ यहां पर भी अप्लाई होते हैं, इनको भी सीख लो फटाफट से। अगर बेटा रे आपने सीधी मारी है देगे, ठीक है, तो ये पीछे वाले फोकस का इस्तेमाल करके फैल जाती है। दिस इज रूल नंबर 1, ये है रूल नंबर 1, ठीक है ना। सीधी जो आई है फोकस का इस्तेमाल करके फैल जाएगी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ओ से पास होता हुआ है, ओ से पास होता हुआ, दिस इज रूल नंबर 2। कोई पूछता है सर, कोई पूछता है सर इस वाले फोकस से होगी तो क्या होगा, उस वाले फोकस की तरफ होगी तो क्या होगा, वो भी सुन लो, वो भी सुन लो। बेटा देखो, अगर मैं इस वाले फोकस की तरफ रे डालूं, ऐसा भी डलवाते हैं, ऐसा भी डलवाते हैं, इस वाले फोकस की तरफ अगर रे डालूं तो ये रे को सीधी कर देगा, क्योंकि इसका काम ही डाइवर्ज करना है। समझ रहे हो ना बात को, इसका काम ही फैला देना है। तो अगर ऐसी रे आ रही थी ना, उसको भी इसने सीधा कर दिया। देखो ऐसी रे आ रही थी, उसको भी इसने क्या कर दिया, सीधा कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक काम कर सकता है, ठीक। तो ये रूल नंबर 3 मान लो, ये रूल नंबर 3 मान लो। अच्छा, अगर कोई आप में से मुझसे पूछे आकर के, वैसे तो कोई सेंस नहीं है, लेकिन बच्चे के मन में सवाल आ जाता है कि सर अगर हम इसको इस फोकस से पास करें तो क्या होगा, इस फोकस से पास करें तो ये वाले फोकस से। तो बेटा इसका काम है फैलाने का, और पहले से ही बहुत फैली हुई रे आ रही है लेंस के पास, है ना। लेंस को रे कैसी मिली, फैली हुई, ये उसको और फैला देगा, ये उसको और फैला देगा। समझ रहे हो ना। तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, रेयर साइट है ये रेयर साइट है, आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है। इसका नेचर है फैलाने का। तो देखो इसने क्या किया, देखे क्या किया, जो पहली रे आई उसको फैला दिया, जो दूसरी रे आई ओ से वो तो अनडेविएटेड निकल जाएगी, तीसरी जो कन्वर्ज होती आ रही थी, इकट्ठी होती आ रही थी, उसको सीधा कर दिया इसने, है ना। और जो डाइवर्ज होती आ रही थी भाई, उसे और डाइवर्ज कर दिया। इसका मेन काम डाइवर्ज करना ही है, इसका मेन काम फैलाना ही है, इसका मेन काम इकट्ठा करना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं, केसेस पर आते हैं। देखो भाई 6 केसेस है कॉन्वेक्स के, है ना। पहला इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड 2f, 2f पर रखना, f2f के बीच में f पर रखना, ये सब। आइए एक एक करके सबको फटाफट से सीखते जाते हैं, ठीक ठीक, आ जाओ। O F1 to F1, F2 to F2, O F1 to F1, F2 to F2, O F1 to F1, F2 to F2। इसी की कॉपी बना लूं, वैसे मैं एक लाया था बना के ये वाली, लेकिन इसको उड़ा देता हूं, ठीक है ना। तो अब आपकी ये बन जाएगी नंबर 2 स्लाइड इसी की, है ना, क्योंकि सब कुछ इसमें लिखा लिखाया है, सब लिखा लिखाया है, तो समय की बर्बादी क्यों करनी, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ फिर। सबसे पहले तो भाई ऑब्जेक्ट, पहला केस होता है इंफिनिटी वाला, है ना। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, दूसरा केस होता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, तीसरा होता है
एट 2f1, चौथा होता है बिटवीन f1 एंड 2f1, पांचवा होता है एट f1, और छठा अगेन एक वीवीआईपी केस होता है बिटवीन f1 एंड o। केसेस आपके माइंड में बेटा होने चाहिए, ठीक है ना, कम से कम एक एक बार बना के देख लेना। जिन बच्चों को खासकर याद नहीं है वो एक एक बार जरूर बना के देखें, ठीक है। चलिए आइए रे डालना चालू करते हैं फटाफट से। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है बेटा, सीधी सीधी आएगी, अंदर तक ले जानी है आपको बिल्कुल। वैसे आपको पता अंदर तक नहीं जाती है ना, अब तो आपने सीख लिया है, अब तो आपको सच्चाई पता चल गई है कि ये अंदर तक ऐसे नहीं जाती है, पहले यहीं पे रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहां होगी, दो सरफेस है, दोनों पे रिफ्रैक्शन होगी, है ना। लेकिन एवरेज रिफ्रैक्शन दिखाते ऐसे ही है। एवरेज रिफ्रैक्शन में इसको पूरा अंदर तक घुसाते हैं, यहां तक बीचों बीच तक घुसाते हैं, फिर बोलते हैं भाई रूल नंबर 1 लगा रहे हैं तो ये F2 पर मिलेगी और ये मिल जाती है यहां पर, ठीक है ना। दूसरे को कंसिडर करते हैं भाई, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, बियॉन्ड 2f1 रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहां, ठीक है। इसके सर से 2 रे निकाला जाता है, याद करो, सर से 2 रे निकाली जाती है, पहली सीधी अंदर तक लेके आनी है आपको आधे तक, ठीक है ना, फिर F2 से जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली O से पास कर दो, ये F2 टू F2 के बीच में मिल जाती है। ये 2f2 से बियॉन्ड क्यों जा रही है, तेरी ऐसी की तैसी, अपन खुद लेके जाएंगे। यस, ठीक है, स्केल से ना जा रही हो तो ये करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां मिल रहा है बेटा, F2 टू F2 के बीच में छोटा सा ऑब्जेक्ट मिलता है यहां, F2 टू F2 के बीच में। तीसरा है भाई, आपने 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, 2f1 पर रखोगे, F2 से गई पहला रूल, O से गई दूसरा, ये एग्जैक्ट 2f2 पर ही मिलती है, एग्जैक्ट 2f2 पर ही मिलती है, सेम साइज की होती है। सबका नेचर लिख रहा हूं बेटा, जरा नीचे देखना, जरा नीचे देखना, सबका नेचर लिख रहा हूं। पहला क्या है, एट F2, बनी कहां, F2 पर। दूसरा रियल है क्या, हां भाई रियल है, और साइज में कैसी है भाई, अच्छा रियल के साथ इन्वर्टेड भी होता है, हां, और साइज में कैसी है, हाईली डिमिनिश बोलते हैं भाई, पॉइंट साइज्ड यानी हाईली डिमिनिश्ड। इधर आ जाओ, ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे है, इमेज यहां बन रही है, तो बिटवीन F2 एंड 2f2 बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2f2। साइज में कैसी है भाई, डिमिनिश्ड है, छोटी है, चेक कर लो, रियल है क्या, हां रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, रियल इन्वर्टेड भी है। इधर आ जाओ भाई, 2f1 पे 2f2 पे बनती है, तो क्या लिखेंगे, एट 2f2 सेम साइज की बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है जी। थोड़ा सा समय लगता है चीजें करवाने में, लेकिन करवा देनी चाहिए चीजें ताकि आपके माइंड में रहें कि कैसे काम कर रहे हैं सारे लेंसेज। F1 टू F1 के बीच में रखते हैं बेटा ऑब्जेक्ट को यहां पर, ठीक है जी। तो पहली रे सीधी निकाली, वो F2 से गई, दूसरी वाली O से निकाली, तो बियॉन्ड मिलती है भाई, यहां मिलेगी, है ना, यहां मिलेगी, यहां इस जगह पर, इस जगह। ये मत समझना कि 2f1 के यहां बन रही है, वो अलग है ये अलग है, ठीक है, अलग अलग है दोनों। इधर आ जाओ, फिर F1 पर रखते हैं तो क्या होगा, ये F1 पर रखा, पहली रे सीधी तो F2 से जाएगी, दूसरी वाली O से जाएगी, ये पैरेलल है, कभी नहीं मिलती, इंफिनिटी पे जाएंगी सीधा। वीवीआईपी केस देख लो जी, O F1 के बीच में रखा अगर आपने ऑब्जेक्ट, पहली रे सीधी तो F1 से गई, दूसरी O से गई, ये फैलेगी तो पीछे मिलेगी, अगर आगे फैल रही है तो पीछे मिलना तय है उसका। यहां मिल गई, जहां मिल गई वहीं पर ही आपको इमेज मिल गई, वहीं पर ही आपको क्या मिल गई, इमेज मिल गई, यहां आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक बात है। नेचर लिख दूं फटाफट, ऑब्जेक्ट 2f1 F1 के बीच में बियॉन्ड 2f2, साइज में एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड कुछ भी कहो, ठीक, रियल है हां, इन्वर्टेड है हां। यहां आ जाओ, F1 पर है तो एट इंफिनिटी बनेगी भाई, एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। और वीवीआईपी के सबसे अलग है, वर्चुअल बन रही है ना, एक तो सेम साइड ऑफ द लेंस ऐसा बुलाते हैं इसको, बिहाइंड द लेंस भी बोलते हैं, सेम साइड ऑफ द लेंस बनती है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ना
ये कहीं भी आ सकती है बेटा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, लेकिन रहेगी लेंस की तरफ ही, रहेगी इस तरफ ही, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ द लेंस, एनलार्ज्ड होती है, बड़ी होती है ये। बाकी रियल और इन्वर्टेड, नहीं रियल इन्वर्टेड नहीं, सॉरी, ये वर्चुअल इरेक्ट है, तभी स्पेशल केस है वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है जी। तो ये दो चीजें, यानी ये 6 केस आपने पढ़े, ये 2 पेज एक बार देख लो फटाफट से, ठीक है। बचपन की यादें ताजा कर लो, 10वीं की यादें ताजा कर लो। इतना टाइम लगा के बेटा कोई नहीं बताएगा ये सब चीजें, जितना टाइम मैं लगा रहा हूं इस पे, ठीक है, क्योंकि आपको नीड पड़ेगी इनकी। चलिए कॉनकेव पर आते हैं बेटा। कॉनकेव में 2 ही केस है, एक इंफिनिटी वाला और एक फाइनाइट डिस्टेंस वाला, F1 to F1, F2 to F2, O, F1 to F1, F2 to F2। पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। और रखें ऑब्जेक्ट, अच्छा यहां पर तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, तो क्या रखें फिर, क्या ही रखें, सीधी रे डालते हैं, ये रे आ गई, ये भी रे आ गई, ठीक है। अब आ गई है तो क्या करेंगी, इस फोकस का इस्तेमाल करके फैलेंगी, इस फोकस का इस्तेमाल करके फैलेंगी। तो ये तो फैल गई, मिल कहां रही है, मिल रही है फोकस पर, नेचर लिखा जाएगा एट F1 बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी, यानी पॉइंट साइज्ड है, देख लो आप, हाईली डिमिनिश्ड है, वर्चुअल और इरेक्ट ये भी है, वर्चुअल इरेक्ट ये भी है। इधर आ जाओ, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, फाइनाइट डिस्टेंस बोल रहा कहीं भी रख दो, मैंने यहां रख दिया, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी रखूं, तो मैंने यहां रख दिया। पहली रे सीधी, सीधी रे के साथ क्या होता है बेटा, F1 को यूज करके फैलती है, दूसरी O से निकलेगी, दूसरी O से निकाल दो, चली गई, मिली कहां भाई, O और F1 के बीच में छोटी सी, हमेशा यही बनती है, O F1 के बीच में बनेगी है। तो सबसे पहला बिटवीन O एंड F1, नंबर 2 डिमिनिश्ड, साइज में छोटी, नंबर 3 वर्चुअल, नंबर 4 इरेक्ट। और आप एक चीज चेक करो, जो खेल कॉन्वेक्स मिरर के साथ था वही खेल कॉनकेव लेंस के साथ है, वो भी वेद बनाता था, ये भी वेद बनाती है। वेद याद रखना, वेद, वेद मतलब वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, देख वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, और देख वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वीईडी, वीईडी है ना, और वीईडी, ठीक है जी। तो ये वेद बनाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। एक एक बार कम से कम डायग्राम बना लेना बेटा सारे, ठीक है, क्लियर है बात। अब आगे सुनो, कुछ मोटी मोटी बातें सुन लो, कुछ फैक्ट्स सुन लो, जिन पर हो सकता है सवाल बन भी जाए, हो सकता है ना भी बने। पहला कह रहा कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा डाइवर्जिंग जैसा, ये क्या मजाक है, कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग होता है। हां सुन लो पहले पूरी बात, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा डाइवर्जिंग जैसा, और कॉनकेव लेंस बिहेव करेगा कन्वर्जिंग जैसा, पर कब, जब इनके बाहर वाला मीडियम इनसे भी ज्यादा डेंसर हो, जब इनके बाहर वाला मीडियम इनसे भी ज्यादा डेंसर हो। यह एक फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, एनडीए सीयूईटी खासकर सवाल बन जाते हैं, ठीक है जी। नीट में तो, जेई में तो इस पर न्यूमेरिकल बन जाता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह फैक्ट पर सवाल बन सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको समझा भी देता हूं, ठीक है। कह रहा इफ दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम डेंसर एज कंपेयर टू देमसेल्व्स। देखो यार मेरी बात को समझना, जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, पहले नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस बिल्कुल अपने तरीके से बिहेवियर चलाते हैं। वो क्या है कि भाई लाइट आई और लाइट को कन्वर्ज कर दिया, लाइट आई और लाइट को डाइवर्ज कर दिया, यही काम है ना इनका, यही काम है ना भाई इनका। इसका काम है डाइवर्ज करना, ये डाइवर्ज करता है, इसका काम है कन्वर्ज करना, ये कन्वर्ज करता है। लेकिन कब तक, कब तक ये यही सहेगा, कब तक ये तुमसे कुछ ना कहेगा कि मैं हमेशा कन्वर्ज करने के लिए नहीं बना,
मैं हमेशा डाइवर्ज करने के लिए नहीं बना। मैं तभी कन्वर्ज और तभी डाइवर्ज करता हूं जब बाहर वाला मीडियम मुझसे रेयर हो, जब बाहर वाला मीडियम मुझसे रेयर हो। ठीक है, तो ये समझिएगा बात को। नॉर्मल का मतलब हो गया बाहर वाला रेयर, अंदर वाला डेंसर, रेयर टू डेंसर लाइट जा रही हो तब, है ना। या ऐसा बोलूं कि सराउंडिंग जो है, मैंने कहा था ना कि सराउंडिंग बहुत कुछ मैटर करता है यहां पर, कि सराउंडिंग जब रेयर है, सराउंडिंग जब रेयर है तो अपना अपना वाला काम करेंगे, ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग। पर अगर आपने एक कॉन्वेक्स लेंस को उठा करके एक ऐसे बर्तन में डाल दिया, एक ऐसे बर्तन में डाल दिया जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है, मतलब देख, मान ले ये म्यू1, मान ले ये म्यू2, है ना। वैसे सराउंडिंग वाले को म्यू1 लेते हैं तो अपन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, ये म्यू2 ये म्यू1, है ना। तो सपोज करके म्यू1 इस बार बड़ा हो गया म्यू2 से, हैं, म्यू1 इस बार म्यू2 से बड़ा हो गया, यानी सराउंडिंग डेंसर हो गई है भाई, सराउंडिंग डेंसर हो गई है मालिक, सराउंडिंग डेंसर हो गई है। तो क्या होगा पता है, तो ये होगा, लाइट आएगी और ये उसको डाइवर्ज कर देगा। हाँ, उल्टा बिहेव करना चालू कर देते हैं, उल्टा बिहेव करना चालू कर देंगे। और एक एनसीईआरटी का सवाल है, सुनो जरा, एक एनसीईआरटी का सवाल सुनो जरा, क्या है एनसीईआरटी का सवाल? ये है, ये क्या हो गया एनसीईआरटी का सवाल क्या है पता है? एनसीईआरटी का सवाल ये है कि सपोज करिए कि जो अंदर लेंस है ना, विच इज म्यू2 और ये म्यू1, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो इट विल क्रिएट कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब ये लेंस गायब हो जाएगा। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करवाते भी लोग देखे होंगे आपने, कोई एक आधी रील बहुत वायरल हुई थी, एक सर थे, वो अपने ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है एग्जैक्टली, मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर क्वांटा परिवार में उनकी वीडियो को शेयर कर दूंगा। पर उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक ग्लास का टम्बलर लिया, मतलब एक बीकर लिया कांच का, उसके अंदर एक और कांच का कुछ रख दिया, छोटा सा रख दिया, है ना, और वो दिख रहा था कि क्या रखा हुआ है। फिर उन्होंने एक ऑयल को पोर करना चालू करा। जब ऑयल पोर करना चालू करा तो वो ऑयल भरना चालू हो गया, और वो अंदर वाली शीशी में भी ऑयल भरता रहा, और थोड़ी देर के बाद वो शीशी गायब हो गई। जो अंदर वाली शीशी साफ साफ दिख रही थी वो दिखनी गायब हो गई, और ऑयल तो ट्रांसपेरेंट था लेकिन तो भी वो दिखनी गायब हो गई। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है तो कैमोफ्लाज हो जाता है। कैमोफ्लाज समझते हो ना? पबजी खेलिए, देखी तो होगी खेलते हुए, खेली नहीं है तो देखी होगी, उसमें देखा है ना, कभी गिली सूट पहन लेता है वो घास में छुपने के लिए, है ना, कभी स्नो सूट पहन लेता है वो बर्फ में लड़ाई लड़ने के लिए, है ना, और कभी वो देखा झाड़ पत्ती लगा लेते हैं क्योंकि जंगल वॉरफेयर करना होता है इसलिए, है ना। तो वही कहानी है, सेम टू सेम, कैमोफ्लाज उसी को बोलते हैं। तो ये जो लेंस है ना, ये अपना काम करना बंद कर देगा अगर लाइट आई बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, इसको कुछ नहीं कह सकता ये लेंस, अगर दोनों सेम हो गए तो बात को समझेगा। सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत असर पड़ता है कि लेंस कैसा बिहेवियर दिखाएगा, ठीक। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी में नहीं है भाई, मैं आपको बता दूं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, पर नीट में, जेई में करवाए जाते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा इनको टच करवा रहा हूं, अदरवाइज मैं ना करवाता। और भाई एग्जाम में आगे अगर बोर्ड में तो आपको कहने वाले बनो ना कि सर ये आपने करवाया नहीं था, तो मैं इसलिए भाई अपनी नाक बचा के चलता हूं भाई, ठीक है। तो देखो भाई, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक लेंस को वर्टिकली कट कर दे रहे हैं, मतलब ये लेंस है ऐसा, देखियो ध्यान से, ये लेंस है ऐसा, ठीक है, इसको वर्टिकल कट कर दिया। कहां से कट करा इसको? कहां से कैंची चलाई ऐसे कैंची चला दी, ठीक है, ये चला दी कैंची, ठीक है ना, खट 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 काट दिया इसको, लेंस को, ठीक है ना। जब ये कट जाता है तो सुनिए क्या होगा, इसका एक टुकड़ा ऐसा दिखेगा, है ना, और दूसरा टुकड़ा ऐसा दिखेगा। सही बात है ना? जब ये ऐसे कट जाएगा, वर्टिकली कटेगा तो एक टुकड़ा ऐसा, एक टुकड़ा ऐसा। अब सुनो मेरे बच्चे, जब आप इसको ऐसे काट दोगे ना तो ये बनता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्यों? एक तरफ से प्लेन है, एक तरफ से कॉन्वेक्स है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होती है ना इसकी, अगर वो पहले एफ थी, इसको मैं सॉल्व भी करके बता सकता हूं आपको, लेंस मेकर फॉर्मूला से ये सॉल्व भी हो जाती है।
एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को इन्फिनिटी लेना पड़ता है, क्योंकि ये सीधा है ना, तो कोई भी प्लेन चीज जो होती है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, उसका सेंटर आपको इन्फिनिटी में मिलेगा जाके। भाई कोई गोल चीज अगर हो, इमेजिन कर कोई गोल चीज हो, तो उसकी तो गोलाई ये रही, सेंटर ये रहा, लेकिन कोई और कम गोल हो तो उसका गोला और बड़ा बनेगा, ये और बड़ी हो गई तो उसका गोला और बड़ा बनेगा, ये सीधी खड़ी होगी तो गोला कहां जाएगा, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, सेंटर घुस जाएगा इन्फिनिटी उसका जाकर के। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पर दिखाया जाता है। तो ऐसे में ये जो फोकल लेंथ बनती है नई वाली है ना, वो f/2 होती है, फोकल लेंथ हाफ हो जाती है। मोटी बात समझ लो, ठीक है, मोटी बात समझ लो, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, फोकल लेंथ डबल हो जाती है, फोकल लेंथ सॉरी डबल हो जाती है, डबल, क्योंकि वो 1/∞ 0 हो जाता है। 1/r था ना, वो एक उसमें से, मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन आप बस याद रखिएगा इसको, आप बस याद रखिएगा कि फोकल लेंथ क्या हो चलती है, डबल हो चलती है, ठीक है। जब भी आप ऐसे काटोगे तो उसका एक टुकड़ा जो होगा वो डबल फोकल लेंथ का हो जाता है। और आपको याद दिलवाना चाहता हूं, एक टॉपिक था पावर ऑफ द लेंस, वो भी आएगा। मैं अभी से वो चीज बता देता हूं कि पावर जो होती है वो हाफ हो जाती है, पावर बिकम्स हाफ, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी, है ना। अगर पहले फोकल लेंथ f थी, पावर p थी, जब ये साबुत लेंस था पावर p थी, फोकल लेंथ f थी, अब पावर हाफ हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, शायद आपको याद हो तो p इज इक्वल टू 1/f होता है ना। अभी करेंगे इसको, अभी करेंगे, सबर रखो, आज का लास्ट टॉपिक यही है, पावर, ठीक है। एक और आ जाओ, अगर लेंस को आपने हॉरिजॉन्टल कट किया है, मतलब ये आपका लेंस है, देखो ये आपका लेंस है, आपने ऐसे कट कर दिया इसको, ऐसे, और ऐसे करके यहां 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 कहीं भी कट मार दो आप, जहां आपका मन करे, ठीक है ना। तो आपने यहां कट मार दिया, कैंची बना दो, अरे उल्टी कैंची बन गई यार आप समझ जाओ यार, मतलब ठीक है ना, ये कच 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 ऐसे कट कर दिया, ठीक है ना। तो इसका जो टुकड़ा होगा, टुकड़ा वो ऐसे ही रहेगा, ऐसा ऐसा, दिस विल बी द टुकड़ा, ये टुकड़ा होगा ना भाई। तो ये जो टुकड़ा है बेटा, समझिएगा, ये जो टुकड़ा है, अगर पहले पावर p थी और फोकल लेंथ f थी, तो अब भी पावर p रहेगी, फोकल लेंथ f, कोई चेंज नहीं होता। कर्वेचर तो वही है ना, कर्वेचर थोड़ी ना चेंज हो गया। ऐसे ऐसे काटने पर ना कर्वेचर बदल गया था, लेकिन ऐसे काटने पर दोनों तरफ से उतना ही कर्व्ड है, बात को समझिएगा। जब आपने ऐसे काटा तो दोनों तरफ से कर्वेचर उतना ही है, तो पावर और फोकल लेंथ इंटैक्ट रहते हैं, चेंज नहीं होते, है ना, दे विल रिमेन सेम, पावर फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। बस समस्या एक ही आएगी कि अपर्चर कम हो जाएगा। अपर्चर समझते हो ना, यहां से लेके यहां तक लाइट पड़ सकती थी, अब इतने ही हिस्से पे लाइट पड़ेगी, मतलब इतने हिस्से पर लाइट आएगी, ये हिस्से पर ही खाली लाइट आने वाली है। पहले तो ये पूरे हिस्से पर लाइट आ रही थी, बात को समझना, अपर्चर खाली कम हो जाता है, ठीक है ना। इतना तो आप समझते हो, इतना तो समझते हो कि अपर्चर कम हो जाएगा, लेकिन पावर फोकल लेंथ सेम रहेगी, अपर्चर विल बी लेस, अपर्चर रिड्यूस हो जाएगा। चलिए बढ़िया, लास्ट टॉपिक आज का हमारा पावर ऑफ द लेंस, इसके बाद ये लेक्चर खत्म करूंगा और बस फिर लास्ट ही लेक्चर आपका बचेगा, और वो होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक मतलब समझ गए ना, अब तो छुट्टियां आ गई आपकी, कल छुट्टी 15 अगस्त, परसों छुट्टी जन्माष्टमी, तरसों छुट्टी संडे, मंडे को वैसे नहीं मिलता मैं, तो मिस यू करते रहना तुम मुझे, ठीक है ना। अभी से मिस यू करना चालू कर दो बेटा, ठीक है। आइए पावर ऑफ द लेंस पर चलते हैं। पावर ऑफ द लेंस का मतलब लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, लेंस की औकात कितनी है डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की। तो इस पावर को हम लोग 1/f लिखते हैं, 1/f, ठीक है ना। 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, पर इसमें एक समस्या है। समस्या यह है कि पावर अगर डायोप्टर में चाहिए आपको, जो कि इसकी ऐसा यूनिट होती है, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, याद करो, है ना। ये लेंस की ताकत डायोप्टर में कैलकुलेट करते हैं, तो आपको फोकल लेंथ भी ना मीटर में रखनी पड़ती है। और आपने देखा मीटर में तो रेयर केस होता है, तो रेयरली कभी आपको मीटर में देखने को मिलती है। इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने इसका एक मॉडिफाइड फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो है 100/f, ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्मूला है। आप यहां पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रखो, सीधा आंसर डायोप्टर में निकल के आएगा, सीधा आंसर डायोप्टर में निकल के आएगा। तो ये बड़े काम की चीज रहेगी, आपको आरडीएक्स करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप भाई, ठीक है, ठीक है, आरडीएक्स करके आप इसको नोट जरूर कर लेना। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि ऐसा है क्यों, कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों पावर फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आइए इसकी थोड़ी सी फील लेते हैं, आ जाओ, आरडीएक्स फील देते हैं आपको। आरडीएक्स फील ये है भाई कि इमेजिन करके तेरा लेंस बहुत मोटा है, मोटा लेंस है,
मोटा लेंस है, और ये देख पतला लेंस। फर्क देख, मोटे लेंस पतले लेंस में फर्क देख। देख जो मोटा लेंस होगा ना मेरे बच्चे, उसका गोला छोटा होगा, इतने में गोल घूम गया ये। और जो पतला लेंस होगा ना, उसका गोला बड़ा होगा। सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो? उसका गोला बड़ा होगा। पतले लेंस का गोला बड़ा है और मोटे लेंस का गोला छोटा है। गोला छोटा है बेटा तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पास में ही होता है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस दूरी पर होता है। क्या ये बात समझते हो? क्या ये बात समझते हो? अरे समझो ना यार, सेंटर, इसका सेंटर कहां होगा? इसका 2f कहां होगा? कहीं यहां पे 2f होगा इसका, चलो मान लेते हो, तो यहां पे इसका f होगा, है ना यार। तो ये फोकल लेंथ क्या रहती है? कम रहती है, ठीक है। मोटे लेंस की, लिख देता हूं इस बात को, लेंस अगर मोटा है, लेंस अगर पतला है, पलटा नहीं, पतला, पतला, ठीक है, तो भाई फोकल लेंथ ज्यादा रहेगी। और लेंस अगर मोटा है तो फोकल लेंथ कम रहेगी। तो आप जब इस पे पैरेलल लाइट डालोगे, फील लेना जरा, आप जब इस पे पैरेलल लाइट डालोगे 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 डालोगे, तो इस लाइट के साथ क्या होगा भाई? ये लाइट भयंकर एंगल से मुड़ेगी, ऐसे। यहां पे एंगल देखना मुड़ने का कितना है, और यहां देखो एंगल मुड़ने का कितना है। क्या लगता है कहां पे लाइट ज्यादा मुड़ी है? किस केस में लाइट ज्यादा मुड़ी है? इस वाले केस में, केस वाले केस में। आजा मैं फील दिलवाता हूं। देख देख, ये लाइट सीधी जा रही थी, पर ये इतनी डेविएट हो गई। डेल देख जरा, ये लाइट सीधी जा रही थी, पर ये इतनी डेविएट हो गई। डेल देख जरा, किसका डेल बड़ा है? किसका डेविएशन ज्यादा है? कहां पर ज्यादा मुड़ी लाइट? सर यहां पर डेविएशन ज्यादा है, मतलब यहां पर कन्वर्ज तगड़ी हुई है, कन्वर्जेंस यहां ज्यादा है। कन्वर्जेंस ज्यादा है तो पावर ज्यादा है। और देख फोकल लेंथ यहां पे कम है, और यहां देख डेल कम है, यानी कन्वर्जेंस कम है। कन्वर्जेंस कम है मतलब कि ताकत लेंस में कम है, क्योंकि फोकल लेंथ लेंस की ज्यादा है। यह फील है इस बात की। आप देखो ना, इस लाइट को कितना तगड़ा मुड़ना पड़ा। ये लाइट ऐसे जा सकती थी, इसको कितना तगड़ा मुड़ना पड़ा। ये भी सीधी जा सकती थी, लेकिन इसको मुड़ना पड़ा, लेकिन उतना नहीं। ये कम मुड़ी है या ज्यादा मुड़ी है? जब ज्यादा मुड़ेगी तो मोटे लेंस में ही ये कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा लाइट को मोड़ पाता है, जिसका कर्वेचर हार्ड होता है। तगड़ा कर्वेचर जिसका होगा उसका गोला छोटा होगा, और पतला कर्वेचर जिसका होगा उसका गोला बड़ा होगा, तो फोकस कहीं दूर मिलेगा। ये फील है इस बात की। होपफुली आप समझ पाए। फील देने की कोशिश तो मैंने यहां पर जरूर करी है, ठीक है जी। पावर ऑफ अ लेंस इन कॉन्टैक्ट, ये थिन लेंसेस की बात हो रही है, और ये सारे लेंस हम थिन लेंस ही पढ़ते हैं। लेंस मेकर बनाया वो भी थिन ही बनाया, है ना। और आपने देखा वो जो हमने लेंस फॉर्मूला बनाया था वो भी थिन लेंस ही था। यहां पर थिन लेंस की चर्चा चलती है। पावर ऑफ अ लेंस इन कॉन्टैक्ट, सुनिएगा भाई। देखो, मान लो एक लेंस है, उसके साथ जोड़ के आपने एक और लेंस रखा हुआ है, ठीक है ना। ये जोड़ा, अरे आ जाए यार, ये जोड़ा आपने, कितना गंदा बना है, ठीक है ना। ये आपने दो लेंस रख दिए, एक मोटा एक पतला चलेगा, एक मोटा एक पतला चलेगा, तभी पता चलेगा ना पावर अलग अलग है दोनों की, है ना यार। ठीक, अब सुनियो, ये तेरा ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। इसमें से एक रे पहले लेंस पे पड़ी, उस लेंस ने इस लाइट को मोड़ दिया। मोड़ दिया तो अगर ये लेंस ना होता, इमेजिन करियो, इमेजिन करियो कि एक लेंस ये वाला, दूसरा वाला लेंस अगर ना होता तो इमेज कहां बनती? तो सर इमेज ये कहीं ऐसे निकालता, ऐसे, है ना, और ये इमेज जा करके कहीं यहां बनती, है ना। पर हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये रे इसमें घुसी तो इसने इस रे को थोड़ा सा और मोड़ दिया, है ना, और मोड़ के यहां बना दिया, तो यहां कहीं बनी है। आप मतलब समझ पा रहे हो? थोड़ा बड़ा बनाता हूं यार, मजा ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया। मुझे मजा नहीं आएगा तो तुमको कहां से आएगा? बड़ा बड़ा दिखाता हूं, चल। एक लेंस ये, एक और लेंस ये, ठीक है ना, दो लेंस है बेटा। ये लेंस 1, ये लेंस 2, ठीक। ये तेरा ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज्ड, कोई दिक्कत तो नहीं। इससे हमने रे डाली,
यहां पे, ठीक है। इसने इस रे को मोड़ा, अच्छा मोड़ा, मजा आया, मजा आया, ठीक है ना। इसने इस रे को मोड़ा, ये काम करता हूं, इसको सीधा ऐसे जाने देता हूं अंदर तक, ठीक है ना। इसने इस रे को मोड़ा, मोड़ा, और अगर ये लेंस ना होता, समझियो बेटा बात को, अगर ये लेंस ना होता तो इसकी इमेज ये यहां बना देता, यहां पे आपको इमेज मिल जाती, लेकिन ये इमेज नहीं मिल पाई तो आई डैश। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये नहीं बन पाई ना यहां पे, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, इसके लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस रे को आगे निकालेंगे, ये आगे निकली, देखो आगे निकाला, अब ये इसमें घुसी तो इसने इसको और मोड़ दिया, इसने इसको और मोड़ दिया, है ना। और मोड़ करके जब ये बाहर आई तो ये यहां पे बनी आई। कुछ बात को समझे, मोटी बात समझ लो क्या है। देखो मैंने अंदर तक सारी चार जगह पे रिफ्रैक्शन दिखाता, मैं इतना मैंने मेहनत नहीं करी और ना ही एनसीईआरटी में मेहनत कर रखी है, आप देख लेना। एनसीईआरटी में ये नहीं कि यहां पे रिफ्रैक्शन अलग दिखाई है, फिर यहां पे अलग दिखाई है, फिर यहां पे अलग दिखाई, फिर यहां पे, ऐसा नहीं है। एवरेज रिफ्रैक्शन ही दिखा रखी है एनसीईआरटी ने, ठीक है ना। तो अंदर तक घुसा दो, अगर पिक्चर बनानी ही हो आपको अंदर तक घुसा दो, ठीक है। उसके बाद मोड़ दो, फिर इससे भी मोड़ दो, और मोड़ करके जब यहां बन गई फाइनल इमेज, ठीक, बढ़िया। अच्छा, क्योंकि ये लेंस बहुत पतले हैं, बहुत थिन है, तो ऐसा समझिए कि इसका जो P है और इसका जो P डैश है वो लगभग एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है, मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। P और P डैश बहुत पास हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बात को। सिंस द लेंसेज आर कंसिडर्ड थिन, P and P dash are very close to each other। पहले तो अपन ने ये अजम्पशन बैठा ही ली, पहले तो हमने ये अजम्पशन बैठा ली, ठीक, कि ये दोनों बहुत पास हैं। बहुत पास है तो एक को P मान लेते हैं, P डैश और P ही है हमारे लिए। P डैश P और P डैश अलग अलग नहीं है, P ही है, क्योंकि बहुत पतले पतले लेंस हमने पहले से ही माने कंसिडर करे हैं, ठीक, बढ़िया। अब सबसे पहली रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट लेंस के लिए इमेज लिखते हैं, पहले हम इमेज डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है कि नहीं है बेटा, हां सर बिल्कुल है, ठीक। तो इसकी फोकल लेंथ को f1 मान लेते हैं, f1 है ना, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, और f2 मान लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लेंस की बात हो रही है तो 1/f1 ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। 1/1/1 यही है, 1/f1 लिखना पड़ेगा। ये कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है, टेंशन ना लो, अभी देखो निकल के तुरंत आंसर आएगा, है ना। तो 1/f1 इज इक्वल टू, अब बारी आती है इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस कौन सा लोगे, जो ये इमेज बनाता, बनाई नहीं है, बनाता, वो कौन सी है, वो है P से लेके I डैश तक, है ना। P से लेके I डैश तक, यहां से लेके यहां तक, इसको अपन V डैश ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, इसको V डैश ले लो, ठीक है ना। और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको आप U ले लो, ठीक है। तो आइए इसको V डैश ले लें और इसको U ही रहने देते हैं, ये तो आपका U ही है। कोई टेंशन है तो बताओ, कोई दिक्कत तो बताओ, इसको V डैश, क्योंकि ये यहां पे इमेज बनाता I डैश पे, लेकिन बनाई तो नहीं है, वो बात सही है। इक्वेशन नंबर 1। अब रिफ्रैक्शन बाय सेकेंड लेंस, इमेज फॉर्मेशन 1/f2, इसके लिए फोकल लेंथ क्या है भाई, इसके लिए फोकल लेंथ लिखेंगे तो क्या लिखोगे, 1/f2 लिखोगे, सही बात है। 1/f2 इज इक्वल टू 1/, इमेज फाइनली कहां बनी है सर, इमेज फाइनली यहां पर बन गई है। इसको P डैश से ले लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, या P से ले लो, क्योंकि सारे डिस्टेंस हमने P से लिए हैं और हम इसको P से ही मान रहे हैं। तो ये V होगा बेटा, I तक हमारा V है ना। तो V है ना, और माइनस U क्या है, U है हमारा V डैश, क्योंकि समझो इस लेंस को नहीं पता ऑब्जेक्ट कहां है, वो तो इसको पता था है ना। वही वाली बात जो पहले कर रहा था मैं आपसे, देखो वही यूज हो रही है फिर से।
इस लेंस को तो पता था कि ऑब्जेक्ट यहां है, लेकिन इस बेचारे को थोड़ी पता है। इस बेचारे को तो यह लग रहा कि यहीं से लाइट आई है और ऐसे मैंने भेज दी, यहां से लाइट आई और ऐसे भेज दी, तो उसके लिए तो यही ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वी डैश। अच्छा, एक गलती मैंने यहां पर यह कर दी है और आपने मुझे बताया भी नहीं कि मैंने वो गलती करी है, कि भाई ये जो u है ये लेफ्ट साइड पर है तो माइनस में लिखा जाना चाहिए, तो दिस शुड बी माइनस, ठीक है। बाकी सब सही है, बाकी सब में कोई टेंशन नहीं है। F1 F2 बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ राइट साइड पर ही होती है, साइन के साथ ठीक जस्टिस करिए मैंने। V डैश और V भी देखो राइट साइड पर ही है तो साइन के साथ सही जस्टिस करिए, V डैश भी ठीक है, बस U के साथ मैंने माइनस नहीं लगाया, अब लगा दिया। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। ऐड करते हैं दोनों को, एडिंग बोथ, आजा। 1/F1 प्लस 1/F2, ये LHS ऐड हो गया बहुत आराम से। आइए RHS पे चलते हैं। 1/V डैश प्लस 1/U, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, है ना, और प्लस 1/V, ठीक, और माइनस 1/V डैश। देख फिर से कोई औकात नहीं है, कट गए, फिर से कोई औकात नहीं, कट गए, कट गए ना, ठीक है। और इसने U को माइनस क्यों नहीं लिया यार, एक बार रुकना बेटा, ऐसा कैसे हो गया। वन बाय F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए और 1/V प्लस 1/U आ रहा है, ये गड़बड़ है, यहां माइनस जिंदा रहना चाहिए तभी बात बनेगी। एनसीईआरटी में देखता हूं एक बार क्या कर रखा है, ऐसा कैसे कर रखा है लेकिन। इसने साइन क्यों नहीं लिया, वन बाय वी माइनस 1/U ही ले रखा है। वन बाय वी डैश इसने 1/U ही लिया, इसको 1/U ही लिया है, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। चलो कोई नहीं, देखते हैं अपन, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए आप लिख लो, एनसीईआरटी ने, मैंने एनसीईआरटी खोली हुई देखो, एनसीईआरटी ने भी यही कर रखा है, 1/V डैश माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1। कोई नहीं, देखता हूं, मैं भी समझूंगा इस चीज को, भाई ऐसा कैसे, है ना। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सोचूं समझूं, है ना। अभी के लिए बस लिख लेते हैं इसको क्योंकि डेरिवेशन पूरी कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये 1/V माइनस 1/U आ गया, ठीक है ना। ये तो V डैश था ना, V डैश से V डैश कट गया, ये वाला दोनों कट गए थे, और 1/V माइनस 1/U, है ना। अब फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, देख, 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू, ये जो लिखा है बेटा 1/V माइनस 1/U, ये अपने आप में एक 1/F होना चाहिए भाई। 1/V माइनस 1/U क्या होना चाहिए, अपने आप में एक 1/F होना चाहिए, ये इक्विवेलेंट F होगा। इसको हम इक्विवेलेंट F बोलेंगे, यानी नेट F नेट बोलेंगे इसको। ये नेट फोकल लेंथ आ रही है, यानी ये फॉर्मूला जो है ये नेट फोकल लेंथ का, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही आया है, नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। कोई पूछे किस चीज का फॉर्मूला है, आपने बोलना नेट फोकल लेंथ का, ये नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। और आप सभी जानते हो कि P जो होता है वो 1/F होता है, सही है ना। वी नो दैट P इज इक्वल टू 1/F, तो इसलिए 1/F1 को लिख सकता हूं P1, 1/F2 को लिख सकता हूं P2,
और 1/f_net को लिख सकता हूं पी नेट, यानी नेट पावर जो आती है वो सबको सीधा सीधा ऐड करके आती है। 10th क्लास के अंदर आपको सीधे फॉर्मूले दिए जाते हैं, है ना। 10वीं कक्षा में आपको सीधे सीधे फॉर्मूले दिए जाते हैं कि पी नेट जो है वो नेट पावर है, वो नेट पावर है। 1/f_net जो है वो नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला है ना। याद आ रहा है ना, 10वीं क्लास में याद है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को भी पढ़ा था। आपको अगर याद हो तो 10वीं में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी पढ़े थे, वहां पर आपने ये चीज देखी थी कि पी नेट जो होता है, जो नेट पावर होती है वो P1 + P2 + P3 + P4 एंड सो ऑन चलता रहता है। ऐसी फोकल लेंथ का भी एक खेल है, सीधा सीधा ऐसे चलता रहता है 1/f करके, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे आता है, डिराइव कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। बस एक चीज यहां पर मैं चेक करूंगा कि यहां पर ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है ना। आई विल डिस्कस इट और नेक्स्ट क्लास में आकर के इसको अपन देखते हैं, ठीक है ना। आपको भी अगर कुछ क्लिक करे तो आप भी इसको देखना, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी ने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है, अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कोई मेजर डेरिवेशन ऐसा सच नहीं है ये, है ना, जिसको आप लेकर के परेशान हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव और एक कॉनकेव लेंस है, ईच हैविंग सेम फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर आर पुट इन द कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मतलब एक कॉन्वेक्स है, उसके बिल्कुल बगल में चिपका के कॉनकेव रखा हुआ है ऐसे, ठीक, और दोनों की फोकल लेंथ 25-25 बताई जा रही है। तो F1 भी 25 सेंटीमीटर है और F2 भी 25 सेंटीमीटर है, लेकिन भाई इसको माइनस का लेना पड़ेगा आपको। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया ऐसा क्यों है। समझ गया। ये जो बेटा माइनस का लिया गया है ना, ये जो माइनस लिया गया है वो जानबूझ करके लिया गया है, क्योंकि बस वो फॉर्मूला लिखना चाह रहा है यहां पर, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कल को ये ऑब्जेक्ट राइट साइड पर हो तो क्या होगा। तो ये एक जनरल कंडीशन पर ही लिखा गया है। ऐसा ही आपने नोट किया होगा कि लेंस मेकर फॉर्मूले में भी ऐसा ही था, वहां पर भी आप लोग को जो प्लस और माइनस साइन थे वो यूज नहीं करे थे हमने, मतलब साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल हमने नहीं करा था, ठीक है ना। तो यहां पर लेकिन हम साइन कन्वेंशन का इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। भाई कल को ये कॉनकेव लेंस हो तो क्या होगा, आप बात समझ रहे हो ना। कल को अगर ये कॉनकेव लेंसेज हुए तब क्या होगा, तब तो फिर V भी चेंज होगा, F भी चेंज होगा, ठीक है। और अगर कभी ऑब्जेक्ट वर्चुअल आ गया, इधर को ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला बनता है वही यहां पर यूज किया गया है। U को ऐसा ही माना गया है कि भाई ये बाय डिफॉल्ट वाला U है, तो इसलिए समझिएगा बात को, इसलिए यहां पर माइनस का साइन नहीं लगाया गया। अगर स्पेसिफिक फॉर्मूला लगाया जाता, समझ रहे हो ना, स्पेसिफिसिटी में अगर फॉर्मूला यूज करते तो फिर हम सोचते कि भाई यहां प्लस लेना है कि माइनस लेना। यहां पर ऐसा लेने की जरूरत आपको इसलिए नहीं है, ठीक है ना। बाकी फिर भी मैं एक बार देख लूंगा कि इसके पीछे का क्या कारण एग्जैक्ट है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बाद में देखो ना लेना पड़ा, आप देख रहे हो इसको प्लस लेना पड़ा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती है, आपको पता होना चाहिए। तो बाद में तो लेना ही पड़ा अपने को। कह रहा पावर इन डायप्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहले फोकल लेंथ निकाल लो कॉम्बिनेशन की। 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/f_net, ठीक है। F1 कितना है, 25 है, ठीक है ना, और ये भी 25 है माइनस का। ओ माय गॉड, कट गया भाई, ये तो 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू 1/f_net, तो इसका मतलब F_net क्या आ गया भाई, इंफिनिटी आ गया। और पावर जो होती है 1/∞, यानी पावर हो गई 0। 0 पावर है, 0 पावर कहां है भाई, C ऑप्शन है इसका, C ऑप्शन सही है। 1/∞ 0, पावर क्या होती है 1/f ही तो होती है ना भाई, ठीक है जी। पावर P_net इज इक्वल टू 1/f_net है ना, F_net इंफिनिटी है तो 1/∞ क्या होगा, 0 होगा, ठीक बात है। एक और क्वेश्चन देखो फटाफट से। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है, कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर। सेम सिमिलर सवाल है भाई। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होगी तो प्लस में 80 लिखी जाएगी, और सेकंड की फोकल लेंथ माइनस में 50 लिखी जाएगी, 50 लिखी जाएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस है भाई, ठीक है। तो नेट फोकल लेंथ कैसे आएगी भाई, 1/f_net बराबर 1/f1 + 1/f2, और 1/f_net क्या आएगा भाई, ये आएगा 1/80 और माइनस का 1/50, ठीक है जी। 1/10 कॉमन ले लें हम, तो 1/8 - 1/5, 8 पंजे 40, ये 5 ये 8, ठीक है जी। 5 में से 8 गए 3, तो -3/400, ठीक है जी, -3/400। ओके, 5 में से 8 गए -3 और -3/400, ये आ गया आपका F_net। तो F_net निकल के कितना आ गया, -400/3 सेंटीमीटर में। और पावर निकालनी हो अगर
तो 100/f मैंने आपको सिखाई है, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में सीधा सीधा उठा के यहां पुट कर दो, 100 डिवाइड बाय -400/3। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 3 चला गया ऊपर, -3/4, तो माइनस का 0.75 डायप्टर। ये आ गई नेट पावर। कहां मैच हो रहा है? डी पे मैच हो रहा है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो इस तरीके के जितने सवाल मैंने आपको बोले हैं करने के लिए कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है भाई, डेरिवेशन है तो बार बार लिख के देखनी पड़ेगी, कम से कम 3 बार, एक बार नोट्स में, 2 बार प्रैक्टिस में। ठीक है, और सवाल अपने हाथ से ट्राई करना। ठीक है ना, सवाल ट्राई। ठीक है, कोई डीपीपी नहीं है तो ऐश करो, मौज लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।